41 इन लाओ। ध्रुव रानी के साथ बाहर खाना खाने गया था। ध्रुव को घर छोड़ते टाइम रानी ने ध्रुव को किस कर दिया। फिर जब उसके दोस्त ने पूछा तो ध्रुव ने फिल्म की बात कर बात टाल दी और घर की बात पूछने लगा। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। कबीर ने कहा आज हम कई जगह पर गए थे, वहां हमने काफ़ी घर देखे और कुछ फ्लैट भी देखे। ध्रुव ने पूछा तो तुमको कौन सा पसंद आया। ध्रुव वैसे तो सभी अच्छे थे पर 3 सबसे ज़्यादा अच्छे थे, जिसमें एक घर और 2 फ्लैट थे। कल हम वहां जाकर तुमको भी वो देखा देंगे और फिर जो तुझे पसंद आए वो लेना, कबीर ने कहा और ध्रुव को देखने लगा। ठीक है, अब मुझे कुछ इन तीनों के बारे में बताओ, क्या कितने का है और उसमें क्या क्या है। ध्रुव ने पूछा। पहला जो घर है इसमें 4 कमरे, जिसमें से 3 बेडरूम है और एक गेस्ट रूम, एक बड़ा हॉल, एक बाथरूम, एक किचन और एक स्टोर रूम भी है और घर का सारा सामान भी है साथ में ही। वो देखने में भी काफ़ी सुंदर है। और रही बात फ्लैट की, वो दोनों एक जैसे ही है, उनमें 3 कमरे, एक हॉल, एक किचन और एक बाथरूम है, कबीर ने ध्रुव को बताया। ध्रुव ने कहा अच्छी है, अब ज़रा इनके रेट भी बताओ। कबीर ने कहा घर थोड़ा महंगा है लेकिन फ्लैट ठीक है, फ्लैट 30 लाख का है। ध्रुव ने पूछा और घर। पहले कबीर ने मोहित को देखा और कहा घर 65 लाख का। ये रकम सुनकर ध्रुव के होश उड़ गए। एक टाइम था जब ध्रुव की जेब में 65 रुपये नहीं थे, अब 65 लाख तक आ गया है। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और कहा जैसे तुमने बताया उस हिसाब से मुझे फ्लैट पसंद नहीं आए, वो हम नहीं देखेंगे, हम सीधा घर देखेंगे और उसको लेंगे। क्यों, क्या बोलते हो, सबके लिए खुदा कमरा तो होना चाहिए ना। कबीर और मोहित खुश हुए और अगले दिन सुबह सुबह ही वे तीनों घर देखने के लिए चले गए। ध्रुव ने सोचा था खुदा घर तो खुदा होता है, पैसे तो आज नहीं तो कल लग ही जाएंगे, पर घर तो तक तक रहेगा जब तक वो चाहिए। वे तीनों सीधा उसी घर में गए जो कबीर ने बोल था। ध्रुव ने कहा ये कितना सुंदर है। उनके साथ एक आदमी भी था जो उस घर को बिकवा रहा था, साथ ही वो आदमी ध्रुव और उसके दोस्तों को उस घर के बारे में बात रहा था कि कहाँ पर क्या है। ध्रुव को वो घर बहुत पसंद आया। ध्रुव ने कहा मुझे ये घर पसंद है, हम ये घर ले रहे हैं, तो बताइए इसको लेने के लिए क्या करना है। उस आदमी ने कहा सर मैंने आपके दोस्तों को इसका दाम पहले ही बात दिया है और जितना कम कर सकता था कर दिया। ये घर 70 लाख का था, जब आपके दोस्तों ने इतनी रिक्वेस्ट की तो मैं 65 लाख में मान गया। ध्रुव ने पहले अपने दोस्तों को देखा और कहा हम ये घर ले रहे हैं, इस घर के कब्जों का काम पूरा कर ले, बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए और साथ ही साथ पैसे भी ले लेना। उस आदमी ने कहा ठीक है, चलिए मेरे साथ ऑफिस बिकी काम वही करते हैं। फिर तीनों उस आदमी के साथ चले गए और सारे घर के पेपर्स का काम कर लिए। फिर मोहित ने पूछा तो हम कब से इस घर में रहने आ सकते हैं। उस आदमी ने कहा आपका घर है, जब मन कर आ जाओ। कबीर ने कहा तो आज ही नए घर में रहने के लिए आते हैं। फिर तीनों अपना सामान लेने के लिए अपने पुराने घर में आ गए और अपना सामान पैक करने लगे। सारा काम होने के बाद जब जाने की बारी आई तो मोहित ने चिंता में कहा ओह ना, हम तो 3 हैं, नए घर में 3 का जाना अच्छा नहीं होगा। फिर कबीर ने हंसते हुए कहा तो तू यही रुक जा, आज हम दोनों चले जाते हैं, तू कुछ टाइम बाद में आ जाना। इस बात पर ध्रुव और कबीर हंसने लगे। फिर ध्रुव ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, तू चिंता मत कर। मोहित ने कहा कैसे ना करूँ होती है, हम एक काम कर सकते हैं ध्रुव, तू अपनी मैडम को बुला ले, वो तेरी इतनी अच्छी दोस्त है, वो हमारा घर भी देख लेगी और हम 4 भी हो जाएंगे। उनको कोई काम नहीं है क्या, वो इतनी बड़ी कंपनी चला रही है, कबीर ने मोहित से कहा। पता है, पर एक बार पूछ तो सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं तो कुछ देर तो आ ही सकती है, बाकी वो मना करेगी तो देखा जाएगा। ध्रुव तू एक बार पूछ, मोहित ने कहा। मोहित और कबीर बेहश करने लगे तो ध्रुव ने अपना फ़ोन निकाले हुए कहा तुम दोनों रुको, मैं पूछ रहा हूँ। दोनों चुप होकर ध्रुव को देखने लगे और फिर ध्रुव ने रानी को कॉल कर दी। दूसरी तरफ से रानी ने जब ध्रुव का फ़ोन देखा तो तुरंत उठा लिए। उधर से रानी ने कहा हाँ ध्रुव बोलो, कुछ काम था। ध्रुव ने कबीर और मोहित की तरफ देखते हुए कहा मैंने एक नया घर लिया है और मेरे दोस्त चाहते हैं कि नए घर में एक छोटी सी पूजा हो और वो किसी लड़की से हो तो अच्छा होता है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि तुम फ्री हो तो कुछ देर के लिए आ सकती हो क्या। रानी ने कहा बड़ाई हो ध्रुव तुम्हें नए घर की, और मेरे पास अभी ज़्यादा काम नहीं है तो मैं आ सकती हूँ। ध्रुव ने कहा गुड, मैं तुमको एड्रेस मैसेज करता हूँ, तुम सीधा वही आ जाना, हम भी यहाँ से निकाले हैं, तुमको घर के पास ही मिलेंगे। रानी ने कहा ठीक है। फिर ध्रुव ने फ़ोन काटा और मैसेज कर दिया। ध्रुव ने कबीर और मोहित से कहा वो आ रही है, हमें भी वहाँ पर चलना चाहिए। मोहित ने कहा हम तैयार है, चलो अभी। कुछ देर बाद तीनों अपने नए घर के बाहर आकर खड़े हो गए थे। जब कुछ देर तक रानी नहीं आई तो मोहित ने ध्रुव से कहा वो आए तो गई ना, या उनको कोई काम आ जाएगा होगा इसलिए वो नहीं आ रही होगी। जैसे ही ध्रुव कुछ बोलने वाला था तो उसको एक गाड़ी आती हुई देखी। ध्रुव ने कहा वो देखो आ गई, और फिर कबीर और मोहित उस तरफ आती हुई गाड़ी को देखने लगे। वो गाड़ी ध्रुव के पास आकर रुकी और उसमें से रानी नीचे उतरी। रानी ने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। रानी ने गाड़ी से उतरते ही ध्रुव से कहा मैं लेट तो नहीं हुई ना, चले घर में। ध्रुव ने हाँ मैं सर हिलाया और घर की तरफ जाने लगा। जाते हुए ध्रुव ने कहा तुम आज सच में कोई काम नहीं था ना। जब ध्रुव रानी से ये सब पूछने लगा तो उधर मोहित और कबीर ध्रुव को देखने लगे। मोहित ने धीरे से कबीर को कहा देखना ये ध्रुव इसको वापस भेज के मानेगा। कबीर ने कहा तू चुप कर और चल। फिर चलो घर के अंदर चले गए।
ध्रुव ने रानी के हाथ से मंदिर में एक दिया जलवाया और जब रानी घर देख रही थी तो ध्रुव ने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। कुछ देर में खाना आ गया। ध्रुव ने खाने के पैसा दिया और खाना लेकर टेबल पर आ गया। ध्रुव ने कहा चलो अब खाना खा लो सभी, रानी तुम भी आओ। रानी ने कहा तुम सब खाओ। ध्रुव ने कहा तुम हमारे घर में पहली बार आए हो, तुमको थोड़ा तो खाना होगा। रानी ने ज़्यादा जिद नहीं की और ध्रुव के साथ खाना खाने लगी। जहां एक तरफ ध्रुव खुश था अपने नए घर को लेकर तो दूसरी तरफ सोनम अपने कमरे में बैठी थी और अपनी वीडियो फ़ोन में देख रही थी जिसमें अमर सोनम को मार रहा था। फिर सोनम ने अपना फ़ोन बेड पर गिर और शीशे के सामने खड़ी हो गई और बोलने लगी ध्रुव तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, अगर तुम मेरे साथ होते तो ये सब नहीं होता। इस वीडियो के कारण मेरी फैमिली मुझे गुस्सा हो गई, मुझे पैसे देने बंद कर दिए, लेकिन अब और नहीं, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे तुम मेरे प्यार में फिर से पड़ जाओगे और अपने सारे पैसे भी मुझे खुशी से दोगे। फिर सोनम ने एक लंबी सांस ली और कहा मैं तुमसे किसी का मर्डर करूंगी जिससे तुम मेरी मदद के बिना बाहर नहीं आ पाओगे, और अगर तुमने तब भी मेरे साथ आने के लिए नहीं हाँ भरी तो तुम अपनी सारी ज़िंदगी जेल में रहोगे। अब बस तुमसे किसी ऐसे को मरना है जिससे तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाए, ये होगा मेरा बदल और साथ में मेरा प्यार। सोनम ये बोलकर हंसने लगती है। सोनम की आवाज़ उस खाली कमरे में गूंजने लगती है। दूसरी तरफ ध्रुव ने रानी और अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मोहित ने कहा अरे मैं मेरे फ़ोन का चार्जर तो पुराने घर में ही छोड़ आया। कबीर ने कहा तो जा ले आ। फिर मोहित खड़ा हुआ और कबीर से बोला तू भी साथ चल और वहाँ देख लेना कि कोई ज़रूरी सामान छूट ना गया हो, बाद में मकान मालिक देगा नहीं। तू ठीक बोल रहा है, अच्छा ध्रुव हम 10 मिनट में आए तब तक तुम बातें करो, कबीर ने कहा और मोहित के साथ बाहर चला गया। अब घर पर ध्रुव और रानी ही थे। ध्रुव ने रानी से पूछा तो तुमको ये घर कैसे लगा? काफ़ी अच्छा है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इतना अच्छा घर ढूंढ लोगे, रानी ने कहा और ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव ने पानी के गिलास से पानी पिया और कहा ये घर तो मोहित और कबीर ने ढूंढा है। ध्रुव खड़ा हुआ और रानी को देखने लगा, फिर ध्रुव टेबल पर पड़े फ़ोन की तरफ चला गया। रानी की दिल की धड़कन तेज हो गया थी। रानी ने थोड़ी हिम्मत की और खड़ी हुई और ध्रुव से कहा ध्रुव मैं तुमको कुछ बोलना चाहती थी काफ़ी टाइम से। ध्रुव ने रानी की तरफ देखते हुए कहा हाँ बोलो क्या बोलना है। रानी लंबी लंबी सांसें लेती हुई ध्रुव के पास गई और ध्रुव की आंखों में देखने लगी। फिर रानी ने कहा ध्रुव मुझे तुमसे प्यार हो गया है, आई रियली लव यू। ये सुनते ही ध्रुव के होश उड़ गए। ध्रुव से कुछ बोल ही नहीं जा रहा था, वो तो बस हैरानी से रानी को ही देख रहा था। रानी ने आगे कहा जब से मैंने तुमको पहली बार देखा है तब से तुम मुझे हर जगह देखते हो और हर टाइम तुम्हारी ही याद आती है, मेरे पास कितना भी काम हो तुमसे मिलने के लिए सब छोड़ देती हूँ। फिर रानी ने ध्रुव के गाल पर अपना हाथ रखा। जैसे ही रानी ने ध्रुव को छुआ तो ध्रुव के अंदर कर्ज सा दौड़ गया। रानी धीरे धीरे ध्रुव के पास आए और अपने होंठ ध्रुव के होठों के पास लेकर जाने लगी और रानी ने ध्रुव को एक किस किया और ध्रुव से पीछे हटते हुए बोली कोई जल्दी नहीं है ध्रुव, तुम मुझे कल तक बात देना कि तुम भी मुझे प्यार करते हो या नहीं, अब मुझे चलना चाहिए बाएं ध्रुव, रानी ने कहा और वहां से चली गई। अब घर पर बस ध्रुव ही था। ध्रुव वैसे का वैसे खड़ा था जैसे कि वो एक पुतला हो। फिर ध्रुव ने अपने होंठ को धीरे से काट और कहा ये कोई सपना था क्या, रानी सच में मुझे प्यार करती है? ध्रुव एक बार के लिए सोचने लगा रानी मुझसे प्यार करती है, लेकिन क्या मैं भी रानी से प्यार करता हूँ या नहीं? जैसे फीलिंग मुझे सोनम के साथ आती थी वैसे तो रानी के साथ कुछ नहीं हुआ, अब मैं रानी को क्या बोलूँ। 42 फ्रेंडशिप। जब ध्रुव के दोस्त बाहर चले गए तो रानी ने ध्रुव को अपने दिल की बात दी जिसको सुनकर ध्रुव हैरान हो गया। रानी ने ध्रुव को कहा कि वो बाद में बात सकता है कि उसको क्या करना है। कैल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। रानी के जाने के कुछ देर बाद मोहित और कबीर घर आ गए। जब मोहित ने देखा कि रानी वहां नहीं थी तो मोहित ने ध्रुव से पूछा रानी मैडम कहाँ गई? ध्रुव ने मोहित की ओर देखते हुए कहा वो चली गई, उसको कुछ काम आ गया था, वो इतनी बड़ी कंपनी चलती है तो वो यहाँ कितनी देर रुक सकती थी इसलिए चली गई। ध्रुव मोहित और कबीर को ये नहीं बताना चाहता था आज रानी ने उसको क्या बोल। ध्रुव सोच रहा था कि अगर वो उनको बताता है तो वे उसके पीछे पड़ जाएंगे ये पूछने के लिए कि वो क्या सोच रहा है, और ध्रुव अभी खुद नहीं जानता कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए ध्रुव ने अपनी तरफ से कुछ बात दिया। ध्रुव ने जब कहा कि रानी को काम था तो वो चली गई। उसके बाद मोहित ने भी कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ कबीर भी एक कमरे में चला गया। फिर ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और अपने कमरे में जाकर लेट गया। ध्रुव ने अपने बेड पर लेटे हुए खुद से कहा तो मुझे क्या बोलना चाहिए रानी को, उसको हाँ बोलूँ या नहीं? पता नहीं क्या ठीक होगा, अगर मैं हाँ करता हूँ तो मेरे लाइफ पूरी तरफ बदल जाएगी और अगर मैं मना करता हूँ तो शायद हमारी दोस्ती टूट सकती है, इसलिए मुझे जो भी करना है सोच कर करना होगा। ध्रुव को सोचते सोचते नींद आ गई और उसकी नींद अगले दिन सुबह ही खुली। उठते ही ध्रुव ने टाइम देखा, अभी 6 बज हुए थे। ध्रुव ने एक अंगड़ाई ली और उठकर बाहर हॉल में आ गया। ध्रुव ने देखा कि कबीर और मोहित पहले से बाहर बैठे थे। कबीर ने कहा तू उठ गया ध्रुव, आज चाय पी ले फिर साथ में कॉलेज चलते हैं। ध्रुव ने हाँ मैं सर हिलाया और उनके साथ चाय पीने लगा। कुछ देर के बाद तीनों कॉलेज के लिए चले गए। जब तीन कॉलेज जा रहे थे तो रास्ते में ध्रुव की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो किसी से बात रही थी। ध्रुव ने कबीर और मोहित से कहा तुम दोनों आगे चलो, मैं कुछ देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है।
ऐसा क्या काम है तुमको इस टाइम, मोहित ने पूछा। तो इस बात पर कबीर ने कहा, छोड़ना, वैसे भी कॉलेज में टाइम है, ये आ जाएगा आराम से, तू चल। अच्छा ध्रुव, मैं इसको लेकर जाता हूँ, तू भी अपना काम जल्दी करके आ जाना। फिर कबीर और मोहित वहां से चले गए और ध्रुव उस लड़की की तरफ जाने लगा। जब उस लड़की ने अपनी बात पूरी कर ली और वही एक टेबल पर बैठे गई तो ध्रुव ने उसके पास जाकर कहा, निशिका, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? निशिका ने ध्रुव को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिए हो। फिर निशिका को उस दिन वाली बात याद आ गई जब ध्रुव के कारण उस रेस्टोरेंट के मालिक बुरा हाल हुई था। निशिका अभी कोई पंगा नहीं करना चाहती थी, इसलिए निशिका ने ध्रुव से कहा, तुम यहाँ, तुमको मुझे क्या बात करनी है? ध्रुव ने पूछा, क्या मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ? तो इस पर निशिका ने ध्रुव को बैठने का इशारा कर दिया और उसको बैठने के लिए जगह भी दे दी। ध्रुव वहां बैठा और सोचने लगा। जब निशिका ने ध्रुव से कि उसको क्या बात करनी थी तो ध्रुव ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, हम जब भी मिलने कुछ गलत ही हुई है, मैं कसम खाकर बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब अनजाने में हुई। जब निशिका ने ध्रुव को उससे माफ़ी मांगते हुए सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर निशिका सोचने लगी, शायद काजल ठीक ही बोल रही थी, मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिए। फिर निशिका ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी मुझे माफ़ कर देना, मैं भी अपना सारा गुस्सा तुम पर ही निकालने लगी थी। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, शायद हम दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती थी। इस बात पर निशिका को भी हंसी आ गई। फिर ध्रुव ने कहा, तो क्या हम फिर से एक नई शुरुआत करें? इस बार कोई लड़ाई नहीं, बस एक अच्छी दोस्ती। फिर ध्रुव ने अपना हाथ निशिका की तरफ किया और कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? निशिका कुछ देर तो ध्रुव को देखती रही, फिर उसने ध्रुव से हाथ मिला लिए और कहा, हम दोस्ती कर सकते हैं। ध्रुव ने फिर पूछा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी और वो लड़की कौन था जिससे तुम लड़ रही थी? वो मैं यहाँ किस काम से आई थी? उस लड़की ने मुझे कुछ पैसे लिए थे और अब मुझे वो पैसे वापस चाहिए थे। तो ये लड़की बोल रही है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब देगी। अगले महीने मेरे पेपर है, उसके लिए मुझे मेरी फीस पूरी करनी है, मैं घर से भी पैसे नहीं ले सकती। उनको क्या बोलूँगी कि मैंने मेरे फीस के पैसे किसी लड़की को दे दिए? निशिका ने कहा और नीचे देखने लगी। ध्रुव ने मुस्कराते हुए कहा, बस इतनी सी बात जिसके लिए तुम चिंता कर रही हो, तुम्हारी फीस मैं बार देता हूँ। ये सुनकर निशिका ने ध्रुव को देखा और कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, मैं किसी तरह से पैसों का प्रबंध कर लगी, तुम अब जाओ। ये बोलकर निशिका खड़ी हुई और ध्रुव से कहा, अब मैं चलती हूँ, मुझे और किसी से भी पूछना है, कल लास्ट डेट है, मेरे पास टाइम कम है। निशिका ये बोलकर वहाँ से चली गई और ध्रुव वही खड़ा होकर निशिका को वहाँ से जाता हुआ देखने लगा। फिर ध्रुव भी अपने कॉलेज जाने के लिए चलने लगा है। जाते जाते ध्रुव सोचता है, कल लास्ट डेट है तो निशिका इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लेगी? क्या मैं उसकी मदद कर दूँ? वैसे भी मेरी वजह से उसके साथ कितना गलत हुआ है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, ये काम करने के बाद मैं कॉलेज में चला जाऊँगा। फिर ध्रुव गर्ल्स कॉलेज की तरफ जाने लगता है। ध्रुव कॉलेज के पास जाकर देखने लगा है कि उसको कहीं निशिका देखती है क्या, लेकिन उसको निशिका कहीं नहीं मिलती। इतने में ध्रुव की नज़र दूर एक लड़की पर जाती है। ध्रुव बोलता है, इसको तो मैंने निशिका के साथ देखा था, इसको पता होगा। फिर ध्रुव उस लड़की के पास जाता है और कहता है, तुम निशिका की दोस्त हो ना? मेरे नाम ध्रुव है। वो लड़की ध्रुव को घूर घूर कर देखती है। फिर वो लड़की कहती है, हाँ मैं उसकी दोस्त हूँ और मेरा नाम काजल है, हम दोनों साथ में ही रहते हैं, तुमको क्या काम था उससे? ध्रुव उसको बताता है कि आज निशिका उससे मिली थी और हमारी दोस्ती भी हो गई। फिर निशिका ने बताता कि उसने अपनी फीस नहीं दी और कल लास्ट डेट है, इसलिए मैं उसकी मदद करने आया था। तुम मुझको उसकी क्लास और क्या क्या करना होता है पेपर के लिए वो बात दो, मैं उसकी फीस दे दूंगा। काजल ने कहा, एक मिनट रुको, और उसने अपना फ़ोन निकल कर निशिका को कर दिया, लेकिन निशिका ने फ़ोन नहीं उठाया। जब काजल बार बार फ़ोन करने लगी तो ध्रुव ने कहा, वो कोई काम कर रही होगी इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही, तुम मुझे जल्दी बात दो, फिर मुझे भी जाना है। काजल ने अपना फ़ोन अपने बैग में रखा और बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम फीस बार देना। ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया और काजल के साथ अंदर चला गया। काजल के साथ मिलकर ध्रुव ने निशिका की फीस बार दी और फीस देने के बाद ध्रुव ने कहा, ये काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर ध्रुव वहाँ से बाहर चला गया। जब ध्रुव बाहर निकलकर अपने कॉलेज की ओर जा रहा था तो उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। ध्रुव ने देखा कि गाड़ी के शीशे काले थे। इतने में उसमें से एक थोड़ा बुरा आदमी निकला और ध्रुव से बोला, कहाँ जा रहे हो? आओ मैं छोड़ देता हूँ। जब ध्रुव ने देखा कि कौन है तो फिर ध्रुव ने कहा, अरे आप यहाँ पर? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कमल मेहरा थे। ध्रुव ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछ और उनको बोला, मैं तो कॉलेज जा रहा था, बाद में वहीं से फैक्ट्री आने वाला था, तो आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। कमल मेहरा ध्रुव को कहा और ध्रुव के बैठने के बाद खुद भी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी को कॉलेज की तरफ कर दिया। कुछ ही देर में ध्रुव कॉलेज आ गया था। जैसे ही ध्रुव गाड़ी से उतरा तो सोनम उसको देख लिए। सोनम ने सोचा, ध्रुव इतनी महंगी और बड़ी गाड़ी में कैसे आया है, इसने मुझसे कितनी बात छुपाई है। सोनम से रहा नहीं गया और सोनम सीधा ध्रुव के पास चली गई और बोली, ध्रुव मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। जब ध्रुव ने सोनम को उसके पास देख तो वो हैरान रह गया। ध्रुव ने पूछा, तुमको क्या बात करनी है? तुमने तो सब खत्म कर दिया था ना, अब क्या बचा है? सोनम ने एक उदासी भरे चेहरे के साथ कहा, ध्रुव वो मेरी गलती थी, मुझे तुमको नहीं छोड़ना चाहिए था। तुमको छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने अमर से नहीं तुमसे प्यार किया था और अब मुझे फिर से तुम्हारे साथ ही रहना है।
जब सोनम ये सब बोल रही थी तो गाड़ी में बैठे कमल मेहरा भी ये सब बात सुन रहे थे। फिर कमल मेहरा गाड़ी से बाहर आए और ध्रुव के पास आकर खड़े हो गए, लेकिन सोनम उनको देखने के बाद भी नहीं रुकी। वो ध्रुव को मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगी। जब सोनम चुप नहीं हुई तो ध्रुव को उस पर गुस्सा आने लगा। ध्रुव ने गुस्से में सोनम से कहा, तुम किसी की नहीं हो सकती, मेरी तो बिल्कुल नहीं। तुम भूल जाओ तुम मुझे कभी मिली थी, तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद तो मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। जब ध्रुव सोनम को सुना रहा था तो कॉलेज के कुछ लड़के और लड़कियां वहां आ गई और उनको लड़के हुए देखने लगे। सोनम ने ध्रुव से कहा, तुम तो ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ध्रुव, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अमर को भी छोड़ दिया। इस बात पर ध्रुव को हंसी आ गई और ध्रुव ने कहा, तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि तुमने अमर को छोड़ा, उसने ही तुमको मार मार के दूर किया। तुम्हारी वीडियो पूरे कॉलेज ने देखी है, तुम मेरी नहीं, तुम बस पैसे की हो। जिसके पास ज़्यादा पैसा तुम उसकी तरफ जाओ जाओ, किसी और को फंसा लो, क्योंकि अब मैं तो तुम्हारी इन मीठी बातों में नहीं आने वाला। इतने में कमल मेहरा ने ध्रुव से कहा, तुम इस लड़की से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं अंकल, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब इसने मुझे ये बोलकर छोड़ दिया कि मैं गरीब हूँ, इसका ध्यान नहीं रख पाता, इसके खर्चे पूरे नहीं करता, इसलिए इसने मुझे छोड़कर किसी और अमीर लड़के के साथ चली गई। और अब जब मेरे पास सब कुछ आ गया है, घर पैसा काम, तो ये मेरे पास वापस आना चाहती है। इसका क्या भरोसा, कल को इसको कोई मुझसे भी अमीर आदमी मिले तो ये उसके पास नहीं जाएगी। इतने में सोनम ने कहा, तुम मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते, तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में, जो तुम किसी को भी हमारे साथ जो हुआ वो बात रहे हो। 43 स्लैप। ध्रुव निशिका की फीस देने के बाद कमल मेहरा के साथ कॉलेज आ गया, जहां उसको सोनम मिली और दोनों के बीच बहस होने लगी। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। जब ध्रुव ने सोनम की बातें कमल मेहरा को बतानी शुरू कर दी तो सोनम को और भी गुस्सा आ गया। सोनम ने गुस्से में ध्रुव से कहा, बस करो ध्रुव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये बात तुम याद रखना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो तो हम हमारी नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। जब ध्रुव ने सोनम की बातें कमल मेहरा को बतानी शुरू कर दी तो सोनम को और भी गुस्सा आ गया। सोनम ने गुस्से में ध्रुव से कहा, बस करो ध्रुव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये बात तुम याद रखना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो तो हम हमारी नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। ध्रुव गुस्से में कहता है, पहले तुम इनसे माफ़ी मांगो। ध्रुव गुस्से में कहता है, पहले तुम इनसे माफ़ी मांगो। ये बात सुनकर सोनम कमल मेहरा को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर सोनम बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये कौन है, मेरे लिए तो ये एक बूढ़ा आदमी है, और मैं इस जैसे बुरे आदमी से माफ़ी क्यों मांगूं। आज कमल मेहरा का ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए वे खुद गाड़ी चल रहे थे और आज उन्होंने एकदम साधारण से कपड़े पहन रखे हुए था। कोई उनको देखकर बात ही नहीं सकता था कि वो कितनी बड़ी कंपनी चलते हैं, इसलिए सोनम को भी यही लगा कि वो ध्रुव का ड्राइवर है। सोनम ने गुस्से में उससे कहा, तुम जैसे लोग हमारे बीच में नहीं आ सकते, अभी के अभी चले जाओ घटिया आदमी। सोनम ध्रुव का गुस्सा कमल मेहरा पर निकालने लगी। जब सोनम हद से ज़्यादा बोलने लगी तो ध्रुव ने सोनम की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे सोनम की गाल लाल हो गई। ध्रुव के ऐसे उसको थप्पड़ मरने की वजह से सोनम के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ नजर आने लगा। सोनम ने अपने गाल पर हाथ रखा और ध्रुव से कहा, तुमने इस आदमी के लिए मुझे मारा, ये थप्पड़ तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। जब सोनम ने आसपास देख तो वहां भीड़ बढ़ने लगी थी, इसलिए सोनम ने एक बार ध्रुव और कमल मेहरा को गुस्से से देखा और वहां से चली गई। सोनम के जाने के बाद ध्रुव ने कमल मेहरा से पूछा, आप ठीक तो है? ये लड़की पैसों के पीछे पागल हो गई है, इसको पता ही नहीं किससे क्या बात करनी होती है। कमल मेहरा ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, ध्रुव, मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है और मैं जानता हूँ कि इस जैसे लोग पैसों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तुमने सही किया उसको थप्पड़ मार के, अब से वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी और तुम अपनी लाइफ आराम से जी पाओगे। कमल मेहरा की ये बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। ध्रुव ने देख कि उसके दोस्त उसकी तरफ आ रहे हैं। ध्रुव ने कहा, लो मेरे दोस्त भी आ गए, ये मोहित है और ये कबीर और ये मेरे बॉस कमल मेहरा है। फिर ध्रुव ने उनको एक दूसरे से मिलवा दिया। फिर कमल मेहरा बोले, अच्छा ध्रुव, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ और भी काम है। ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया और फिर कमल मेहरा अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद कबीर ने पूछा, यहाँ क्या हुआ था और तू इतनी देर से कहा था? हमको तो बोल रहा था कि तू हमारे पीछे पीछे आ रहा है और तुमने आधा दिन ऐसे ही निकल दिया। तुझे याद तो है ना, अगले महीने से हमारे पेपर है। मुझे सब याद है, मैं किसी काम से गया था और वहाँ मुझे ये मिल गए। अब चलो बची हुई क्लास लगा लेते हैं, ध्रुव ने कहा और अंदर जाने लगा। ध्रुव को ऐसे अंदर जाते हुए देख मोहित ने कबीर से कहा, आज कुछ तो हुआ है जो ये हमको नहीं बात रहा। कोई बात नहीं, बाद में पता तो चल ही जाएगा, अब चलो। जब ये तीनों अपनी क्लास में जा रहे थे तो दूसरी तरफ काजल निशिका के पास चली गई और निशिका को वो सब बात दिया जो ध्रुव ने उसके लिए आज किया। निशिका ने कहा, मैंने मना किया था उसको कि वो मेरे लिए ये सब ना करे, फिर भी उसने ऐसा किया। तो क्या गलत किया उसने? अगर तू कल तक अपनी फीस नहीं देती तो तेरा 1 साल खराब हो सकता था। उसने तो तेरी मदद ही की है। ऐसे दोस्त कम ही मिलते हैं जो बिना बोलने ऐसा करे। उसको भी लगा होगा कि तू कहाँ पर जाएगी अपनी फीस के लिए, तूने उससे दोस्ती की है तो अब तू उसको दोस्त बना भी ले। वो अच्छा लड़का है यार, काजल ने कहा और निशिका को देखने लगी।
निशिका ने कहा, मैंने उससे दोस्ती तो कर ली है और मुझे लगा भी है कि वो अच्छा लड़का है। जो उसने पहले मेरे साथ किया वो एक गलत होगी, इसलिए अब मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ। वो मेरे मदद के लिए खुद से आगे आया है तो वो मेरा दोस्त तो बन ही सकता है, लेकिन हाँ, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उसको उसके पैसे लौटा दूंगी। फिर काजल ने कहा, अच्छा है, अब चला पेपर के लिए थोड़ा तो पढ़ लेते हैं। ये बात सुनकर निशिका को हंसी आ गई और काजल भी हंसने लगी। वहीं दूसरी और रानी अपने ऑफिस में बैठी बार बार अपने फ़ोन में टाइम देख रही थी। उसने ध्रुव को आज शाम तक उसको बताने को बोला था। रानी ने कहा, आज शाम जल्दी क्यों नहीं हो रही? कब ध्रुव यहाँ आएगा और मुझे बात करेगा? उसने हाँ बोला तो मैं क्या करूँगी? रानी ये सब सोच सोच कर खुश हो रही थी। फिर रानी ने कहा, तो थोड़ी देर कुछ काम ही कर लेती हूँ, बाद में ध्रुव से भी तो मिलना है। फिर रानी एक फाइल पढ़ने लगी। एक कमरे में सोनम एक शीशे के सामने खड़ी हुई थी और अपने चेहरे पर ध्रुव की उंगलियों के निशान को देख रही थी। सोनम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सोनम ने गुस्से में खुद से कहा, ध्रुव ने आज जो मेरे साथ किया है उसके लिए उसको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। मैं ध्रुव को बर्बाद कर दूंगी, चाहिए इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कॉलेज के बाद ध्रुव ने अपने दोस्तों से कहा, तुम घर जाओ, मैं थोड़ा फैक्ट्री का काम कर आता हूँ। फिर ध्रुव वहाँ से चला गया और उसके दोस्त घर के लिए चले गए। जब ध्रुव ने टाइम देखा तो उसको याद आया कि आज उसको रानी को उसका जवाब देना है और अभी तक उसने कुछ नहीं सोचा। ध्रुव ने चलते हुए खुद से कहा, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता हूँ यार, अब मैं रानी से क्या बोलूँगा? वैसे मुझे रानी से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, वो मेरा कितना ध्यान रखती है। फिर ध्रुव के लंबी सांस लेता है और बोलता है, मैं रानी को हाँ बोल दूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जहां ध्रुव ये सब सोच रहा था वहीं दूसरी तरफ सोनम एक आदमी के साथ एक बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर जाने लगी। उस आदमी ने कहा, यह बहुत खतरनाक है, इसने अब तक 22 मर्डर किया है और इसकी एक खास बात है, जो ये काम हाथ में लेता है वो पूरा करके ही छोड़ता है। सोनम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और सोनम ने कहा, मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए जो मेरा काम कर सके, अब चलो। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। सोनम देखती है कि वहाँ कुछ लोग कैरम खेल रहे हैं और कुछ बीर पी रहे हैं और 4-5 लोग हाथों में बंदूक लेकर खड़े हुए हैं और उनके बीच में एक आदमी बैठा है जिसकी बड़ी दाढ़ी है और चेहरे पर एक चाकू का निशान है। सोनम और वो आदमी उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वो आदमी कहता है, डैनी भाई, ये सोनम मैडम है, ये आपसे कुछ काम करवाने के लिए आई है। फिर डैनी सोनम को देखने लगता है। इतने में सोनम अपने बैग से एक कागज़ की थैली निकलती है और डैनी के सामने रख देती है। डैनी एक बार उस थैली को और फिर सोनम को देखता है। सोनम बोलती है, इससे तुम्हारे काम की फीस का बात दिया है, ये उसका एडवांस है, बाकी काम होते ही। फिर वो आदमी अपनी भारी सी आवाज़ में बोलता है, किसको मारना है उसका नाम और फोटो दे दो, काम हो जाएगा। सोनम कहती है, हमारे कॉलेज में एक लड़का है ध्रुव और ये उसकी फ़ोटो। फिर सोनम वो फ़ोटो उसके सामने रखती है। इतने में डैनी कहता है, काम हो जाएगा, इसको कल तक मार देंगे। इतने में सोनम ज़ोर से बोलती है, नहीं, मैंने ये पैसे इसको मरने के लिए नहीं दिया और ना इसको पिटने के लिए दिया है, तुमको मेरा एक काम करना है इसके साथ। फिर सोनम उसको अपनी बात बताने लगती है। जैसे जैसे सोनम डैनी को अपनी बात बताती है वैसे ही सोनम के साथ आया हुआ आदमी हैरानी से सोनम को देखता है। सारी बात सुनने के बाद डैनी सोनम की तरफ देखते हुए कहता है, इसका मारना होता या पिटना होता तो हम कर देते, लेकिन जो तुम बता रही हो उसमें हमारा काफ़ी टाइम लगेगा और ज़्यादा टाइम के ज़्यादा पैसे भी। अगर फिर भी तुम ये काम करवाना चाहती हो तो हम कर देंगे। सोनम डैनी से कहती है, तुमको और पैसे मिले जाएंगे, लेकिन जो मैंने बोला है वही होना चाहिए। डैनी अपनी भारी सी आवाज़ में कहता है, हो जाएगा, तुम पैसों का प्रबंध करो। फिर डैनी अपने एक आदमी को इशारा करता है और वो डैनी के सामने से पैसे उठाकर अंदर चला जाता है। सोनम अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाती है और वहाँ से जाने लगती है। सोनम के साथ जो आदमी आया था वो जाने से पहले डैनी से कहता है, अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। फिर सोनम और वो आदमी बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो आदमी सोनम से कहता है, ऐसा करना ठीक होगा क्या? इसमें बहुत रिस्क है। सोनम उसकी तरफ देखती है और बोलती है, रिस्क किस में नहीं है, अगर मुझे ध्रुव से अपना बदला लेना है तो मैं भी वही करूंगी जो उसने मेरे साथ किया। वो आदमी कहता है, उसने तुम्हारे साथ इतना भी नहीं किया और जो तुम कर रही हो उससे उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है, तुम एक ही झटके से उससे सब कुछ छीन लोगी। यही तो मुझे करना है, तुम जाओ, अब तुम्हारे पैसे भी तुमको मिल जाएंगे। फिर वो आदमी चला जाता है और सोनम भी वहाँ से चली जाती है। वही ध्रुव भी फैक्ट्री में आ जाता है। ध्रुव देखता है कि राजन वहीं बैठकर चाय पी रहा है। जब उसने ध्रुव को देख तो उसने ध्रुव को अपने पास बुला लिए। राजन ने कहा, आओ चाय पी लो, यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी है। ध्रुव ने ज़्यादा नहीं सोचा और उसके पास बैठ गया। इतने में राजन ने एक लड़के को आवाज़ दी, छोटू एक और चाय लाना। जब ध्रुव ने देखा तो वहाँ एक लड़का खड़ा था जिसके पास चाय का थर्मस था। ध्रुव ने पूछी, कौन है? राजन भाई। राजन ने कहा, ये बाहर चाय की टपरी पर काम करता है, अच्छा लड़का है, हम इसको छोटू बुलाते हैं। फिर छोटू ने ध्रुव को चाय दी और वहाँ से चला गया। राजन ने कहा, चाय पियो ध्रुव और बताओ तुमको यहाँ का काम पसंद आया या नहीं। ध्रुव ने थोड़ी सी चाय पी और कहा, यहाँ का काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझको ऐसा कोई काम मिलेगा जिसको करके मुझे इतनी खुशी मिलेगी। वैसे ये काम थोड़ा बोरिंग तो है पर अच्छा भी है।
हाँ ध्रुव, मुझे भी ये काम पसंद है, पर इतने टाइम से एक ही एक काम करके मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ अच्छा और नया काम करना है। मैंने बात की है यहाँ के मैनेजर से, बात की है, देखो वो क्या बोलते हैं, राजन ने कहा और अपनी चाय खत्म कर दी। ये भी सही है, इतने टाइम काम करने के बाद थोड़ा और अच्छा और थोड़ी ज़्यादा सैलरी वाला काम मिले तो मज़ा आ जाता है, ध्रुव ने कहा और उसने भी अपना चाय खत्म करके खड़ा हो गया। राजन ने कहा क्या हुआ, कहा चल दिए इतनी जल्दी। ध्रुव ने कहा पहले काम पूरा कर लेता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। फिर ध्रुव उस तरफ चला गया जहाँ वो बॉक्स थे, लेकिन जैसे ही ध्रुव वहां गया तो वो हैरान हो गया, वहां एक भी बॉक्स नहीं था। ध्रुव ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, सारे बॉक्स कहाँ चले गए, यहाँ बॉक्स तो सुबह ही आ जाते हैं। 44 प्रॉब्लम। ध्रुव जब अपने काम पर आया तो उसने देखा कि वहां एक भी बॉक्स नहीं है। ध्रुव के पास एक ही तो काम था, बॉक्स के नंबर नोट करना, जब बॉक्स ही नहीं है तो वो क्या करे। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव ने सोचते हुए खुद से कहा मुझे काम करते हुए इतने दिन हो गए हैं लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, एक बार राजन से पूछ लेता हूँ, वो मुझे बात सकता है। फिर ध्रुव राजन के पास गया और राजन से बोला यहाँ कोई बॉक्स क्यों नहीं है। राजन ने एक बार ध्रुव को और एक बार उस जगह को देखा जहाँ बॉक्स होते थे। फिर राजन ने कहा ध्रुव भाई मुझे नहीं पता, आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है कि यहाँ पर बॉक्स ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने ये काम छोड़ दिया हो, आपको एक बार बॉस से बात करनी चाहिए। ध्रुव को भी यही ठीक लगा। दूसरी तरफ एक ऑफिस में रानी काम कर रही थी, फिर उसका फ़ोन भेजने लगा। जैसे ही रानी ने देखा कि ध्रुव उसको फ़ोन कर रहा है तो वो खुश हो गई और अपना काम छोड़ के जल्दी से फ़ोन उठाकर कहा हाँ ध्रुव। उधर से ध्रुव ने कहा तुमको पता है क्या आज यहाँ कोई बॉक्स क्यों नहीं आए, मैं अपने काम पूरा करने आया था, जब आकर देखा तो यहाँ पर कोई बॉक्स ही नहीं था। रानी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ बॉक्स तो सुबह ही आ जाते हैं, तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं तुमको पूछ के बताती हूँ। ध्रुव ने कहा ठीक है आता हूँ और फ़ोन काट दिया। फिर ध्रुव ने राजन से कहा वो पूछ कर बताएगी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ध्रुव ने कहा और रानी के ऑफिस की ओर चला गया। ध्रुव जब रानी के ऑफिस में गया तो उसने देखा कि रानी गुस्से में किसी से बात कर रही है। रानी ने फ़ोन पर किसी से कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारी पहले ही बात हुई थी, अब आप हमें बीच में छोड़ नहीं सकते, आपको क्या लगता है आप हमारे साथ काम नहीं करेंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। जब रानी ने ध्रुव को देखा तो उसने फ़ोन काटा और ध्रुव से कहा आओ ध्रुव बैठो। ध्रुव ने रानी के सामने बैठते हुए कहा कुछ पता चला बॉक्स का कि वो कहाँ पर है। फिर रानी ने गुस्से में कहा जिससे हम वो सामान लेते थे वहाँ से और सामान अब नहीं आएगा। ध्रुव ने पूछा ऐसा क्यों। वो बोल रहे हैं उनको हमसे अच्छी डील मिल गई है इसलिए अब वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे, वो जानते हैं कि यहाँ वो काम उनके पास ही है और कोई नहीं करता, अब अगर हमने उनकी बात मानी तो ठीक नहीं होगा, हम पहले ही कई बार उनकी बात मान चुके हैं लेकिन अब और नहीं। ध्रुव ने पूछा अगर उसके साथ काम नहीं होगा तो यहाँ मैं क्या करूँगा। रानी ने कहा ध्रुव अभी और कोई अच्छा काम तो नहीं है जो मैं तुमको दे सकूं, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, लेकिन मैं अभी तुमको पाक नहीं बोल सकती कि इसमें कितना दिन लग सकते हैं। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और पूछा तब तक मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ उसी काम के लिए आता था और जब उसके अलावा भी कोई काम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मेरी नौकरी चली गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जा रही, बस जब तक इन बॉक्स की समस्या ठीक नहीं होती तब तक तुम फ्री हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमको तुम्हारी सैलरी मिलती रहेगी और वैसे भी तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, तुम उन पर ध्यान दो, काम तो होता रहेगा। ध्रुव ने हाँ मैं जवाब दिया और रानी को देखने लगा। रानी ने कहा ये काम तो मैं देख लूँगी, क्या हम आज रात खाने पर चले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ध्रुव समझ गया था कि रानी को उससे वहाँ क्या बात करेगी, फिर भी ध्रुव ने रानी को आज रात के लिए हाँ कर दी। फिर रानी ने कहा अच्छी है, रात को 8 बजे तैयार रहना, मैं तुमको तुम्हारे घर पर लेने आऊँगी। ध्रुव ने हाँ मैं सर हिलाया और कहा मुझे भी तुमसे वहाँ कुछ बात करनी है। ध्रुव ने कहा और वहाँ से चला गया। रानी ने ध्रुव के जाने के बाद खुद से कहा मुझे पता है तुमको क्या बात करनी है, फिर भी मुझे तुम्हारे मुँह से ही सुननी है। ध्रुव बाहर आया और सोचने लगा ये बॉक्स की समस्या जल्दी ठीक हो जाए, मुझे ये काम पसंद है। फिर ध्रुव घर के लिए चला गया। दूसरी तरफ डैनी ने सोनम को फ़ोन किया और कहा तुमने जो कुछ मंगवाया था वो आ गया है, अब जब तुम चाहो हम काम कर सकते हैं। उधर से सोनम ने कहा ठीक है कल ही ये काम करते हैं, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। फिर सोनम ने फ़ोन काटा और खुद से कहा कुछ टाइम और ध्रुव, फिर तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वही एक कमरे में निशिका और काजल बैठी हुई थी। निशिका ने कहा मुझे ध्रुव से मिलना है, उसने मेरे लिए जो किया उसके लिए उसको एक थैंक्स तो बोल ही सकती हूँ। काजल ने कहा बोलना और हो सकते तो उसको खाने के लिए पूछ लेना, अब तो वो तेरा दोस्त है, तुम खाने पर तो जा हो सकते हो। हाँ हम दोस्त तो है पर इतनी जल्दी उससे खाने का पूछना ठीक नहीं होगा, कुछ दिनों पहले तो हम कितना लड़ रहे थे, मुझे उसको देखना भी पसंद नहीं था, पर इन कुछ दिनों में सब बदल गया है, मैं उससे कॉफ़ी के लिए पूछ लूँगी, खाने पर फिर कभी चले जाएंगे। ध्रुव जब घर आया तो कबीर ने पूछा इतनी जल्दी आ गया, तेरा काम हो गया क्या। फिर ध्रुव ने जो आज हुआ वो बात दिया। मोहित ने कहा ये इतना बुरा भी नहीं हुआ है, अब तुझे बिना काम के पैसे मिलेंगे और तू अपना खाली टाइम पढ़ने में भी लगा सकता है। हाँ ये तो है, तू चिंता मत कर और अपने खाली टाइम का सही उपयोग कर।
शाम होने पर रानी ध्रुव को लेने के लिए उसके घर के पास आ गई थी। जब ध्रुव बाहर नहीं आया तो रानी ने ध्रुव को फ़ोन कर दिया। ध्रुव के फ़ोन उठाते ही रानी ने कहा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ ध्रुव, कहाँ हो, तुमको याद तो है ना, हमको बाहर खाने पर जाना था। जब सामने से आवाज़ आई तो रानी हैरान हो गई क्योंकि रानी का फ़ोन ध्रुव ने नहीं उठाया था बल्कि कबीर ने उठाया था। कबीर ने कहा, ध्रुव अपने कमरे में है, उसका फ़ोन बाहर पड़ा, भेज रहा था तो उठा लिए, तुम रुको मैं ध्रुव को बोलता हूँ। रानी ने शर्माते हुए अपने ही फ़ोन को देखा और मुस्करने लगी। थोड़ी देर बाद सामने से आवाज़ आई, हाँ रानी तुम 2 मिनट रुको मैं अभी आया। रानी ने ठीक है कहा और फ़ोन काट दिया। कुछ देर में ही ध्रुव रानी की गाड़ी के पास आया और गाड़ी में बैठते हुए बोला, सॉरी वो मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, अब चले। रानी ने एक बार ध्रुव को देखा और गाड़ी शुरू कर दी। जब दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे तो ध्रुव ने पूछा, उन बॉक्स का कुछ हुआ क्या? नहीं अभी उस काम में टाइम लगेगा, जल्दी नहीं मिला तो पापा बोल रहे थे कि वो काम भी हमारी कंपनी करना शुरू कर देगी, उससे ही उनको पता चलेगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। रानी ने कहा और गाड़ी एक होटल के पास रोक दी। आओ बाकी बात अंदर खाना खाते हुए करते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, रानी ने कहा और गाड़ी से उतर गई। ध्रुव भी उसके साथ नीचे उतरा और होटल के अंदर चला गया। फिर रानी और ध्रुव एक खाली टेबल पर बैठ गए और एक वेटर को खाने का ऑर्डर कर दिया। वेटर के जाने के बाद रानी ध्रुव को देखने लगी। जब ध्रुव ने देखा कि रानी उसको ही देख रही है तो ध्रुव ने हंसती हुए पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? रानी ने ध्रुव को देखते हुए ही कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा था ध्रुव। ध्रुव ने कहा, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अगर नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, रानी ने कहा। रानी इस बारे में मैंने काफ़ी सोचा, फिर मुझे लगा जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो मैं किसी के लिए नहीं करता, मुझे भी लगता है कि मैं भी धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगा हूँ, ध्रुव ने कहा और रानी की आंखों में देखने लगा। जब रानी ने ये सुना तो वो खुशी से ध्रुव को देखने लगी। जब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तो उसी होटल में एक टेबल पर एक लड़की उन दोनों को ही देख रही थी। उसने अपने चेहरे के सामने होटल का मेनू कार्ड लगा रखा था। उस लड़की ने ध्रुव को इतना खुश देखकर कहा, जितना खुश होना है हो लो ध्रुव, ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली, तुम्हारी किस्मत में लिखने वाली हूँ। ये लड़की कोई और नहीं सोनम थी जो ध्रुव का पीछा कर रही थी। सोनम ने कहा, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुमको इसका भी नहीं होने दूंगी, तुमसे मैं सब कुछ छीन लूंगी बहुत जल्दी। उधर रानी ने ध्रुव से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जब ध्रुव ने सुना कि रानी उसको शादी के लिए पूछ रही है तो वो हैरान हो गया। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए कहा, शादी इतनी जल्दी? अभी तो हमने एक दूसरे को ठीक से प्रपोज भी नहीं किया और ना एक दूसरे के बारे में जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है शादी जल्दी हो जाएगी। रानी ने पूछा, तो हम शादी नहीं करेंगे? ध्रुव ने कहा, ऐसा नहीं है कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ साल बाद देखते हैं, तब तक हम एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जाने लेंगे, फिर करते हैं शादी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कितना भी वेट कर सकती हूँ, तुम जब बोलेंगे तब हम शादी कर लेंगे, रानी ने कहा और ध्रुव को देखने लगी। 2 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, तब तक क्या पता तुमको मुझसे अच्छा लड़का मिले और तुमको उससे प्यार हो जाए, ध्रुव ने कहा और रानी को देखकर हंसने लगा। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो किसी और से शादी क्यों करूँगी, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मुझसे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरे साथ ही रहो और मैं तुम्हारे साथ, रानी ने कहा। तो देखते हैं कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करती हो और कितने टाइम मेरे लिए वेट करती हो, ध्रुव ने कहा। फिर रानी ने ध्रुव से पूछा, कल तुम फ्री हो तो हम कोई मूवी देखने चले? ध्रुव ने कुछ सोचा और हाँ बोल दिया, फिर दोनों खाना खाने लगे। उधर सोनम गुस्से में लाल हो रही थी। सोनम ने कहा, तुम इस लड़की से शादी करने की कैसे सोच सकते हो ध्रुव, मैं तुमको इससे क्या किसी से शादी करने के लायक नहीं छोड़गी, जाओ कल तुम फिल्म देखने, वहीं से मेरा प्लान शुरू होगा तुम्हारी बर्बादी का। 45 अटैक। ध्रुव और रानी बाहर खाना खाने जाते हैं। वही रानी ध्रुव से शादी के लिए पूछ लेती है, लेकिन ध्रुव रानी से शादी के लिए टाइम मांग लेता है। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव और रानी खाना खाने के बाद वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए ध्रुव खाने के पैसे देता है। उधर सोनम जब देखती है कि ध्रुव खाने के पैसे दे रहा है वो भी इतना, तो सोनम को और भी गुस्सा आ जाता है। सोनम खुद से बोलती है, ये जब मेरे साथ था तो ये मुझे कभी ऐसी जगह पर खाने के लिए नहीं लाया, लेकिन इस लड़की के लिए ये इतने पैसे लगा रहा है। ध्रुव और रानी खाना खाने के बाद वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए ध्रुव खाने के पैसे देता है। उधर सोनम जब देखती है कि ध्रुव खाने के पैसे दे रहा है वो भी इतना, तो सोनम को और भी गुस्सा आ जाता है। सोनम खुद से बोलती है, ये जब मेरे साथ था तो ये मुझे कभी ऐसी जगह पर खाने के लिए नहीं लाया, लेकिन इस लड़की के लिए ये इतने पैसे लगा रहा है। फिर ध्रुव और रानी वहां से बाहर चली जाती है। रानी ध्रुव का हाथ पकड़कर बाहर जाती है। फिर ध्रुव और रानी वहां से बाहर चली जाती है। रानी ध्रुव का हाथ पकड़कर बाहर जाती है। सोनम उनको देखकर खुद से बोलती है, ध्रुव ये तुमसे जितना प्यार करती है, मैं जो करने वाली हूँ उसके बाद ये उतनी ही तुमसे नफरत करेगी, ये ही तुमको बर्बाद करने में मेरी मदद करेगी। फिर रानी और ध्रुव गाड़ी में बैठ जाते हैं और रानी ध्रुव को घर छोड़ के वहाँ से चली जाती है। जब ध्रुव उधर अपने घर में जाता है तो दूसरी तरफ सोनम भी अपने घर में आ जाती है। घर में आने के बाद सोनम डैनी को फ़ोन करती है और डैनी से बोलती है, ये काम कल ही पूरा हो जाना चाहिए और कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए इसमें,
ये बोलकर सोनम फोन काट देती है और खुद से बोलती है बस कुछ देर और ध्रुव, कल का दिन तुम कभी नहीं भूलोगे। ध्रुव को नींद आने लगती है, इसलिए ध्रुव घर जाते ही सो जाता है। अगले दिन सुबह जब ध्रुव उठता है तो ध्रुव को काफ़ी अच्छा लगता है। ध्रुव अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि कबीर और मोहित ने खाना बना लिए है। कबीर ध्रुव से कहता है भाई कभी घर का भी खा लिए कर। इस बात और मोहित और कबीर को हंसी आ जाती है। उनको हंसता देख ध्रुव भी हंसने लगता है। फिर ध्रुव कहता है तो क्या बना है खाने में, आज साथ में खा लेते हैं, फिर साथ में कॉलेज चले गए। तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। कबीर ध्रुव से पूछता है ध्रुव तेरे काम का क्या हुआ, वो ठीक हुआ या नहीं। ध्रुव कहता है अभी कहा यार, उसमें तो टाइम लगेगा, मैंने बात की थी, वो बोल रहे थे अगर जल्दी उनको ये काम करने वाला नहीं मिला तो वो ये काम खुद से शुरू कर देंगे। ये अच्छा है किसी ने काम करने से मना किया तो उसके काम को ही टक्कर दे दी। वैसे ध्रुव ये कंपनी के लिए हो रहा है या तेरे लिए, मोहित ध्रुव से कहता है। क्या मतलब है तेरा इस बात का, ध्रुव पूछता है। वो क्या है ना, हमें लगता है रानी तुमसे प्यार करने लगी है और इतना ही नहीं वो ही तेरे लिए ये सब करवा रही है, मोहित ध्रुव से कहता है और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ध्रुव को देखने लगता है। पहले तो ध्रुव सोचता है कि इनको ये बात कैसे पता चली कि रानी मुझसे प्यार करती है। फिर ध्रुव बात बदलते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो इतनी बड़ी कंपनी चलती है, वो मुझ जैसे लड़के से प्यार क्यों करने लगी। तो इसका मतलब रानी तुझसे प्यार नहीं करती, मोहित पूछता है। तो इस बात पर ध्रुव हाँ में जवाब देता है। और फिर मोहित अगर कहता है तो क्यों वो तुझसे मिलने के लिए आती है, सारा दिन तेरे पास आने की कोशिश करती है और तेरी सारी बात भी मानती है, तो ही बता ऐसी कौन सी लड़की है जो बिना किसी मतलब के किसी लड़के के साथ इतनी देर रहती है, उसके साथ खाती है, उसके साथ काम करती है। ध्रुव मोहित की बात को बीच में काट कर बोलता है हाँ हो भी सकता है कि तू सही बोल रहा हो और रानी मुझसे प्यार करती हो, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ता है, तू जानता है ध्रुव कि वो कितने पैसे वाली है और उसका कोई भाई भी नहीं है, मतलब उसके पापा के बाद उसको ही सब कुछ मिलेगा और उसके बाद उसके पति को, और वो तुझसे प्यार करती है, मतलब अभी तू अपनी ही कंपनी में काम कर रहा है, मोहित कहता है और मुस्कान लगता है। उसको मुस्कुराता देख ध्रुव कहता है आज के टाइम ऐसा कुछ नहीं होता और जो उसका है वो उसी का रहेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें से, मैं खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, चाहिए इसके लिए मुझे कितना भी टाइम लग जाए। ध्रुव सही बोल रहा है, आज के टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है जो तू बोल रहा है, कबीर ध्रुव से कहता है। अब छोड़ यार खाना खाओ फिर चलते हैं कॉलेज, ध्रुव कहता है और खाना खाने लगता है। फिर मोहित भी चुपचाप खाना कहता है और फिर तीनों दोस्त एक साथ कॉलेज के लिए जाने लगते हैं। जैसे ही ध्रुव अपने दोनों के साथ कॉलेज के गेट पर आता है, इतने में ध्रुव को किसी की आवाज़ आती है। ध्रुव देखा है कि वहाँ निशिका खड़ी है। फिर ध्रुव अपने दोस्तों से कहता है मैं आता हूँ कुछ देर में, तुम चलो। फिर ध्रुव निशिका के पास जाने लगता है। उसके पीछे मोहित कबीर से कहता है यहाँ हमें एक लड़की नहीं मिल रही और इसके साथ आने के लिए 3 तैयार बैठी है, कोई बात नहीं हमारा भी टाइम आएगा, अब चल। फिर मोहित और कबीर कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। ध्रुव निशिका के पास जाता है और बोलता है तुम यहाँ कैसे। निशिका कहती है ध्रुव मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम कुछ देर मुझसे बात करोगे, और मुझे तुम्हारी एक मदद भी चाहिए। ध्रुव कहता है ठीक है आओ उस कैफ़े में बैठकर बात करते हैं। ध्रुव कैफ़े में जाने के बाद अपने लिए और निशिका के लिए कॉफ़ी का ऑर्डर करता है और निशिका से कहता है अगर तुम वो फीस वापस करने की बोलने आई तो उसके बारे में अभी मत सोचो, जब मन हो तो कर देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। निशिका कहती है ध्रुव फीस के लिए थैंक्स, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आई, मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए थी। ध्रुव निशिका से पूछता है तो बोलो क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, मेरे से जो होगा वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। फिर निशिका कहती है हमारे कॉलेज के पास एक लड़का है जो सभी वहाँ से आने जाने वाली सभी लड़कियों को छेड़ता है, उसको कोई रोकता भी नहीं, क्या तुम उसमें मेरी कुछ मदद कर सकते हो। ध्रुव कहता है चलो देखते हैं उसको। फिर ध्रुव और निशिका उसके कॉलेज की ओर चले जाते हैं। जब ध्रुव और निशिका कॉलेज के पास आ जाते हैं तो निशिका ध्रुव को बताती है कि वो देखो ध्रुव, वहाँ जो लड़के बैठे हैं वही है और जो इनके बीच में बैठा है वो उनका लीडर है। ध्रुव जब उस तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है, वे लड़के सबके सामने आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ रहे थे। ध्रुव निशिका से कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं उनसे बात करता हूँ। जैसे ही ध्रुव उस तरफ जाने लगता है, इतने में निशिका ध्रुव को बताती है उसका नाम रंगा है। ध्रुव हाँ में सर हिलता है और उनकी तरफ चला जाता है। ध्रुव रंगा के पास जाकर बोलता है तुम सब यहाँ किसी लड़की को नहीं छेड़ सकते, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। इतने में रंगा अपनी गर्दन ध्रुव की तरफ करते हुए कहता है क्यों भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, हमारी मर्जी हम जो भी करे। ध्रुव बोलता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और कुछ देर में ही तुम सब जेल में होगे। इस बात पर रंगा हंसने लगता है और ध्रुव से कहता है शायद तू यहाँ पर नया है और जानता नहीं कि यहाँ की पुलिस हमारे खिलाफ कुछ नहीं करती। ध्रुव गुस्से में कहता है देखते हैं। फिर ध्रुव अपना फ़ोन बाहर निकाल लेता है। इतने में रंगा का एक आदमी रंगा के कान में कहता है भाई ऐसा लग रहा है ये लड़का काफ़ी बड़े बड़े लोगों को जानता है, अगर बात आगे गई तो हम फंस सकते हैं, इसलिए आप रिस्क मत लो। रंगा कहता है तुम सही बोल रहे हो, जाओ इसको मारो, इससे पहले ये किसी को यहाँ बुलाए। उसका आदमी हाँ में सर हिलाया है और ध्रुव की तरफ जाने लगता है।
उधर निशिका ध्रुव को देख रही होती है, इतने में उसके पास काजल आ जाती है और जब काजल ध्रुव को रंगा के सामने देखती है तो वो बोलती है, तुमने तो कहा था कि तुमने ध्रुव से दोस्ती कर ली और अब तुम उसकी जान लेने के लिए यहाँ ले आए। निशिका ने काजल की तरफ देखा और कहा, ऐसा नहीं है, मैं उसको दोस्त मानती हूँ इसलिए उसकी मदद ले रही हूँ, मुझे लगता है वो यहाँ कुछ तो कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो हम ध्रुव को वापस बुला लेंगे। इतने में वहां रंगा का आदमी ध्रुव की पीठ पर डंडे से वार करता है जिससे ध्रुव सामने गिर जाता है। जब ध्रुव देखता है कि ये उसकी का आदमी था तो ध्रुव खड़ा होता है और कहता है, ऐसा करना तुम सबको बहुत महंगा पड़ेगा। वो आदमी फिर से ध्रुव पर डंडे से वार करने के लिए अगर आता है, लेकिन इस बार ध्रुव उस डंडे को बीच में ही पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही ध्रुव डंडा पकड़ता है, इतने में उसके पीछे से एक और आदमी डंडे से ध्रुव पर हमला करता है। इस हमले के कारण ध्रुव से वो डंडा छूट जाता है। इतने में निशिका घबरा जाती है और ध्रुव की तरफ जाने लगती है, लेकिन काजल उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, तू उसके पास नहीं जा सकती, वो सब गुंडे हैं, वो ध्रुव के साथ साथ तुम पर भी हमला कर सकते हैं। निशिका कहती है, लेकिन मैं ध्रुव को ऐसे मार खाते हुए नहीं देख सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। ये बोलकर निशिका अपना हाथ छूटने लगती है, लेकिन काजल उसको जाने ही नहीं देती। वहां ध्रुव एक को रोकने जाता है तो दूसरा उस पर हमला कर देता है। रंगा के 4 आदमी ध्रुव को घेर कर खड़े हो जाते हैं। रंगा को भी ध्रुव को मार कहता देख मजा आने लगता है। रंगा बोलता है, मार इसको, ये बड़ा हीरो बन रहा था, सबको पता चलना चाहिए कि जो हमसे पंगा लगा उसके साथ यही होगा। रंगा के इतना बोलने पर उसके आदमियों में जोश आ जाता है और वे अपनी पूरी ताकत से ध्रुव पर हमला करने लगते हैं। ध्रुव के सर से खून आने लगता है, फिर भी ध्रुव उनसे लड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ध्रुव एक साथ इतनों से नहीं लड़ पाता। निशिका को ध्रुव की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो काजल से अपना हाथ छुड़ा लेती है और ध्रुव की तरफ जाने लगती है। जब ध्रुव की नज़र उधर से आ रही निशिका पर पड़ती है तो ध्रुव उसको वापस जाने की बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती और रंगा को ध्रुव को छोड़ने के लिए बोलती है। पहले रंगा निशिका को देखता है और हंसती हुए कहता है, छुड़ा ले इसको। जैसे ही निशिका ध्रुव की तरफ जाने लगती है तो रंगा निशिका का हाथ पकड़ लेता है, फिर निशिका गुस्से में रंगा को थप्पड़ मार देती है। रंगा को इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो पास में पड़ने डंडे को निशिका के सर में मार देता है। एक ही वार में निशिका के सर से खून आने लगता है और निशिका नीचे गिर जाती है। 46 खून के अंशु। निशिका ध्रुव से मदद मांगती है और ध्रुव उसकी मदद करने के लिए उसके कॉलेज के पास आ जाता है। ध्रुव जब रंगा को वहां से जाने के लिए बोलता है तो रंगा गुस्से में ध्रुव को मरने लगता है। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। निशिका से देखा नहीं गया ध्रुव को मार खाते हुए निशिका ध्रुव को बचाने के लिए रंगा के पास गई और जब रंगा ने निशिका का हाथ पकड़ा तो निशिका ने रंगा को थप्पड़ मार दिया। इस बात से गुस्सा होकर रंगा ने निशिका के सर में एक डंडा मार दिया, जिससे निशिका के चेहरे पर खून ही खून हो गया और वो नीचे गिर गई। निशिका के हाथों पर भी खून लग गया था। निशिका ने नीचे गिरे हुए ध्रुव की तरफ देखा और अपने खून से बहरे हुए हाथ को ध्रुव की तरफ किया। जब ध्रुव ने मार खाते हुए निशिका को देखा तो वो निशिका की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रंगा के आदमी ध्रुव को कहीं पर जाने नहीं दे रहे थे। ध्रुव ने देखा कि निशिका बेहोश हो गई है और उसका काफी खून भी बह रहा है। ध्रुव ने अपने आप को बचाते हुए एक आदमी का डंडा पकड़ा और एक झटके में उसके हाथ से छुड़ा भी लिए। ध्रुव को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने वही डंडा अपने पास में खड़े एक आदमी के सर पर मार दिया। ध्रुव ने वो डंडा इतने जोर से मारा था कि वो डंडा एक ही वार में टूट गया। ध्रुव को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने वही डंडा अपने पास में खड़े एक आदमी के सर पर मार दिया। ध्रुव ने वो डंडा इतने जोर से मारा था कि वो डंडा एक ही वार में टूट गया और उस आदमी ने अपना सर पकड़ लिए और नीचे गिर गया। फिर ध्रुव ने वही टूट हुआ डंडा दूसरे आदमी की तरफ किया तो वो डर गया और पीछे हो गया। जैसे ही एक अपनी आगे आने लगा तो ध्रुव ने वही डंडा उस आदमी के कंधे पर मार दिया। वो डंडा उस आदमी के कंधे में 2 इंच तक घुस गया था। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। उसके साथ ही अपने 2 लोगों की ऐसी हालत देखकर डर गए और वहां से पीछे हटने लगे। लेकिन ध्रुव इतने में कहाँ रुकने वाला था। ध्रुव ने वहीं पर पड़ी एक ईंट उठाए और एक आदमी को मार दी। जब 3 गिर गए तो चौथा वहां से भागने लगा। ध्रुव ने वो ईंट उस आदमी की तरफ फेंक कर मारी और वो आदमी नीचे गिर गया। अब रंगा के 4 आदमी नीचे गिर गए थे। ध्रुव रंगा की तरफ जाने लगा। रंगा के सामने ही निशिका नीचे पड़ी हुई थी। काजल निशिका के पास आ गई और उसका खून रोकने लगी। रंगा ने कहा, तू मुझ पर हाथ उठाएगी, तेरी इतनी हिम्मत। ये बोलकर रंगा निशिका पर फिर से डंडे से वार करने के लिए डंडा उठा लिए, लेकिन इस बार रंगा का वार निशिका को लगा ही नहीं। ध्रुव ने पहले ही उसका डंडा पकड़ लिए था। रंगा ने जब पीछे देखा तो वो हैरान हो गया। उसके पीछे ध्रुव खड़ा था जिसके माथे और हाथों से खून टपक रहा था। ध्रुव ऐसी हालत में काफी खतरनाक लग रहा था। ध्रुव ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की पर हाथ उठाने की? ध्रुव ने कहा और उसका डंडा अपनी तरफ खिंचा और रंगा के चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। जैसे ही रंगा ध्रुव को मरने के लिए वापस आने लगा तो ध्रुव ने इस बार उसका डंडा उसके हाथ से छीन लिए और एक वार उसके सर पर और दूसरा वार उसके पेट पर मार दिया। ये वार लगते ही रंगा नीचे झुक गया। रंगा के नीचे झुकते ही ध्रुव ने रंगा के चेहरे पर वार कर दिया, जिससे रंगा घूमकर नीचे गिर गया। ध्रुव ने कुछ ही देर में पूरा गेम चेंज कर दिया। जैसे ही ध्रुव रंगा को और मरने वाला था तो इतने में ध्रुव को एक आवाज आई जिससे ध्रुव रुक गया। ये आवाज काजल की थी। काजल ने कहा, ध्रुव। निशिका आंखें नहीं खोल रही।
फिर ध्रुव ने रंगा को छोड़ और निशिका के पास जाकर बैठ गया और निशिका का सर अपने पैर पर रख लिया और अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रख दिया। निशिका को ऐसी हालत में देखकर ध्रुव की आंखों से आंसू आ गए। ध्रुव को इतनी चोट लगने पर ऐसा लग रहा था कि ध्रुव खून के आंसू रो रहा है। ध्रुव को लग रहा था कि ये सब उसकी गलती है, वो यहाँ नहीं आता तो ऐसा कुछ नहीं होता। ध्रुव ने निशिका से कहा है, निशिका देखो रंगा हार गया, अब सब ठीक हो गया है, अपनी आंखें खोलो। लेकिन निशिका ध्रुव की एक बात नहीं सुनती। फिर ध्रुव जोर जोर से चिल्लाता है, प्लीज कॉल दी एम्बुलेंस। ध्रुव का फोन लड़ाई में टूट गया था इसलिए वो फोन नहीं कर सकता था। काजल ने अपना फोन निकला और किसी को मदद के लिए बुलाने लगी। ध्रुव को निशिका की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी इसलिए ध्रुव खड़ा हुआ और उसने निशिका को अपने हाथों में उठा लिए और हॉस्पिटल की तरफ भागने लगा। ध्रुव से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ध्रुव के पैरों से खून आने लगा लेकिन ध्रुव रुका नहीं। जब काजल ने ध्रुव को ऐसा करते हुए देखा तो वो सोचने लगी, ऐसा कौन करता है, कुछ दिन पहले तो ये दोस्त बने थे, इतने टाइम में ध्रुव निशिका के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हट रहा। लेकिन काजल खुश भी थी कि ध्रुव उनके साथ था, वरना उनकी मदद कौन करता। ध्रुव बगते हुए कोई गाड़ी रोकने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन कोई भी गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुक रही थी और हॉस्पिटल भी दूर था और ध्रुव भी थक गया था और ध्रुव का काफ़ी खून भी बह गया था इसलिए ध्रुव को चक्कर आने लगे थे। ध्रुव ने भागते हुए निशिका को देखा तो निशिका की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कोई उनकी मदद के लिए भी नहीं आ रहा था। काजल भी ध्रुव के पीछे पीछे जाने लगती है। ध्रुव भागते हुए काजल से कहता है, तुम कोई गाड़ी रुकने की कोशिश करो। फिर काजल ऐसा ही करती है लेकिन वहाँ कोई गाड़ी उनकी मदद के लिए रुकती ही नहीं। ध्रुव भी कई गाड़ियों को रुकने की कोशिश करता है लेकिन कोई वहाँ नहीं रुकती। ध्रुव देखता है कि एक तरफ से एक ऑटो आ रही है। फिर ध्रुव उसके सामने खड़ा हो जाता है। जब वो ऑटो रुकती नहीं तो काजल कहती है, ध्रुव तुम सामने से हट जाओ नहीं तो तुमको भी लग सकती है, तुम पहले ही घायल हो, पीछे हो जाओ। लेकिन ध्रुव अपनी जगह से नहीं हिलता। ध्रुव अपने खून से भरे चेहरे के साथ निशिका को लेकर खड़ा रहता है। वो ऑटो ध्रुव के कुछ पास आकर रुक जाती है। ध्रुव उसके पास जाता है और उस ऑटो वाले से कहता है, भाई इसको चोट लगी है, तुम हमको हॉस्पिटल तक छोड़ दो। वो ऑटो वाला कहता है, नहीं भाई ये पुलिस केस है, मुझे इसमें नहीं फंसना, तुम किसी और को देख लो। ध्रुव उस आदमी से कहता है, पुलिस से मैं बात कर लूँगा, वो तुमसे कुछ नहीं पूछगी, तुम हमारी मदद कर दो। लेकिन वो ऑटो वाला नहीं मानता तो ध्रुव उसको 1 लाख रुपए देने की बोलता है। इतनी बड़ी रकम सुनते ही वो ऑटो वाला खुश हो जाता है और ध्रुव को बैठने के लिए बोल देता है। फिर जल्दी से ध्रुव निशिका के साथ अंदर बैठ जाता है और काजल भी उनके साथ अंदर बैठ जाती है। ध्रुव कहता है, अब जल्दी चलो। फिर वो ऑटो वाला ऑटो को चलने लगता है। ध्रुव भी निशिका को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन निशिका होश में नहीं आती। ध्रुव ने एक कपड़े से निशिका के सर से निकल रहे खून को तो रोक दिया था लेकिन निशिका को होश नहीं आ रहा था। ध्रुव बार बार ऑटो वाले को जल्दी चलने के लिए बोल रहा था लेकिन ऑटो वाला भी अपनी फुल स्पीड में चल रहा था। उसको वहां अपने 1 लाख दिख रहे थे। कुछ ही देर में ऑटो एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। जैसे ही ध्रुव ने देखा कि हॉस्पिटल आ गया है उसने निशिका को उठाया और अंदर की ओर चला गया। ना तो ध्रुव ने काजल को देखा और ना ऑटो वाले को पैसे दिया। ध्रुव सीधा अंदर की ओर जाते हुए डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगा। जैसे ही अंदर एक डॉक्टर ने देख कि ध्रुव खून में डूब हुआ लग रहा है और उसके हाथ में एक लड़की है और जो बेहोश लग रही है। डॉक्टर ने ध्रुव के पास आते हुए पूछा, क्या हुआ इनको। ध्रुव ने जल्दी जल्दी बताया कि एक गुंडे ने इसके सर पर एक डंडा मार दिया है, आप इसको बचा लो। जब डॉक्टर ने ये सुना तो उसने कहा, ये पुलिस कैश है, पहले पुलिस को आने दो फिर हम कुछ करते हैं। इसके पास इतना टाइम नहीं है, आप इसकी हालत तो देखो, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर डॉक्टर कुछ नर्स को बोल इस लड़की को अंदर लेकर जाओ और इसके इलाज की तैयारी करो। फिर वो नर्स निशिका को अंदर लेकर चली गई। उस डॉक्टर ने अंदर जाते हुए ध्रुव से कहा, तुम काउंटर पर फॉर्म भर देना। वो डॉक्टर अंदर चला गया। ध्रुव काउंटर की तरफ जाने लगा तो काजल ने ध्रुव से कहा, तुम आराम करो, फॉर्म मैं भरा देती हूँ। ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया और काजल के साथ काउंटर पर चला गया। काजल ने जब फॉर्म भरा तो काउंटर पर बैठी लड़की ने काजल से 50,000 रुपये भरने के लिए बोल दिया। काजल के पास इतने पैसे नहीं थे तो वो ध्रुव की तरफ देखने लगी। ध्रुव का फ़ोन टूट गया था इसलिए ध्रुव ने वहीं पर लगे एक फ़ोन से कबीर को फ़ोन कर दिया। उधर से कबीर ने कहा, हेलो। ध्रुव ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ, मेरे कमरे की अलमारी में पैसे पड़े हैं, सब ले आ और मेरा बैंक कार्ड भी लेते हुए आना। फिर ध्रुव ने हॉस्पिटल का नाम बता दिया। उधर से कबीर ने पूछा, तू हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। तो ध्रुव ने कहा, वो बताने का अभी टाइम नहीं है, तू पैसे लेकर जल्दी आ यहाँ पर। जैसे ही ध्रुव इससे आगे कुछ बोलने वाला था तो ध्रुव को चक्कर आ गया और ध्रुव नीचे गिर गया। ध्रुव को भी काफ़ी चोट लगी थी और इससे पहले ध्रुव ने कभी अपने शरीर इतना नहीं थकाया। ध्रुव जब नीचे गिर तो काजल ध्रुव को उठाने के लिए और वहीं पर खड़े एक वार्ड बॉय के साथ ध्रुव को इलाज के लिए भेज दिया। फिर काजल ने फ़ोन उठा लिए और कहा, हेलो। उधर से कबीर ने कहा, ध्रुव क्या हुआ, कुछ तो बता। काजल ने कहा, ध्रुव बेहोश हो गया है, उसको काफ़ी चोट लगी थी, उसको अभी इलाज के लिए भेजा है। फिर कबीर ने कहा, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। अब वहाँ काजल अकेली रह गई थी। एक तरफ निशिका का इलाज चल रहा था तो एक तरफ ध्रुव का।
इतने में निशिका जिस रूम में थी उसमें से एक डॉक्टर आया और काजल से बोला तुम्हारे साथ वो लड़का था वो कहाँ गया। काजल ने बता दिया कि उसका इलाज चल रहा है वहाँ। फिर डॉक्टर ने कहा एक समस्या है, हमारे पास ओ ग्रुप का खून नहीं है और अगर इस लड़की को जल्दी ओ टाइप का खून जल्दी नहीं मिला तो ये मर सकती है। काजल ने कहा अब मैं ओ टाइप का खून कहाँ से लाऊं, यहाँ तो कोई हमारे परिवार का नहीं है। डॉक्टर ने कहा जो भी करो जल्दी करना। च 47 लुकिंग फॉर ब्लड। ध्रुव निशिका को हॉस्पिटल में तो ले आया था, जब डॉक्टर उसका इलाज करने लगा तो बाहर ध्रुव भी बेहोश हो गया। तो एक डॉक्टर ध्रुव को देखने लगा, वहाँ पहले वाले डॉक्टर ने काजल से खून लाने के लिए बोल दिया था। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। काजल अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाकर पूछ रही थी कि किसी का ओ टाइप का खून हो तो निशिका की मदद कर दो, लेकिन उसको किसी का ओ टाइप का खून नहीं मिला। काजल की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो अपने दोस्त को मरते हुए देख रही थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। कुछ देर बाद वहां कबीर आ गया और जब उसने काउंटर पर ध्रुव का पूछा तो वहीं पर बैठी काजल ने सुन लिए। काजल ने कहा तुम ही ध्रुव के दोस्त हो क्या? कबीर ने काजल को देखा और हाँ मैं जवाब देते हुए पूछने लगा ध्रुव कहाँ? काजल ने कहा ध्रुव उस कमरे में है, डॉक्टर ने उसके घाव पर पट्टी तो कर दी है लेकिन अभी तक ध्रुव उठा नहीं है। फिर कबीर उस कमरे की तरफ गया जिसमें ध्रुव था। जब कबीर ने ध्रुव को देखा तो कबीर घबरा गया, ध्रुव काफी घायल लग रहा था। कबीर काजल के पास गया और उससे पूछा क्या हुआ ध्रुव के साथ। फिर काजल ने आज जो हुआ वो सब बता दिया। कबीर ने गुस्से में काजल से कहा तुम पागल हो क्या, ध्रुव तुमको कोई गुंडा लग रहा है जो उसको ये सब करने के लिए बोल दिया। फिर काजल रोने लगी और रोते रोते कहा ध्रुव ने ये सब जिस लड़की के लिए किया वो अंदर मरने वाली है, डॉक्टर ने बोला है कि उसको ओ टाइप का खून देना होगा और अभी हॉस्पिटल में ओ टाइप का खून नहीं है, मेरा खून भी ओ टाइप का नहीं है, नहीं तो मैं दे देती। जब कबीर ने ये सुना तो उसका तो सर ही गुम गया और फिर कबीर ने कहा अब जो हो गया हम उसको बदल तो नहीं सकते लेकिन जो होने वाला है उसको ठीक कर सकते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि कहीं पर ओ टाइप का खून मिल जाए। जहां काजल और कबीर खून ढूंढ रहे थे वहीं एक तरफ ध्रुव को होश आने लगा था। ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपना हाथ अपने सर पर लगा लिए। इतने में ध्रुव की आंखें बड़ी हो गई। ध्रुव ने खड़े होते हुए कहा निशिका। फिर ध्रुव ने इधर उधर देखा, वहां एक नर्स थी। उस नर्स ने कहा आपको आराम करना चाहिए, लेकिन ध्रुव ने उसकी एक बात नहीं सुनी और खड़ा होकर बाहर जाने लगा। ध्रुव से सीधा चला भी नहीं जा रहा था। ध्रुव ने बाहर देखा तो उसको एक तरफ काजल और कबीर दिखे। कबीर किसी से फोन पर बात कर रहा था और काजल वहीं बैठी थी। ध्रुव उनके पास जाने लगा। वो नर्स ध्रुव को अंदर जाने की बार बार बोल रही थी। ध्रुव ने कबीर को आवाज़ दी और उसकी तरफ जाने लगा। जब कबीर ने देखा कि ध्रुव ऐसी हालत में उसकी तरफ आ रहा है तो कबीर जल्दी से उसकी तरफ गया और ध्रुव को पकड़ लिए। काजल भी ध्रुव के पास आ गई थी। कबीर ने कहा तुझे आराम करना चाहिए भाई, लेकिन ध्रुव ने उसकी बात बीच में काटी और पूछा निशिका कहाँ है, वो कैसी है? इस बात पर काजल रोने लगी और बोली अब निशिका को बचना मुश्किल है। इस बात पर ध्रुव पूरा हिल गया और घबराते हुए बोला ये क्या बोल रही हो तुम, उसको कुछ नहीं हो सकता। काजल ने रोते रोते ही कहा डॉक्टर ने बोला है कि अगर निशिका को ओ टाइप का खून नहीं मिला तो वो मर सकती है और हम कब से ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें ओ टाइप खून कहीं नहीं मिला। फिर ध्रुव ने कहा मेरा भी नहीं है, नहीं तो मैं सारा देकर उसी जान बचा लेता। फिर ध्रुव सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव ने कहा मोहित कहाँ है, उसका खून ओ टाइप है। जब एक कॉलेज में ब्लड कैंप लगा था तो उसने और मैंने वहाँ खून दिया था, मुझे पाक पता है कि मोहित का खून ओ टाइप ही है और वो मना नहीं करेगा। फिर ध्रुव ने कबीर से पूछा कहाँ है, वो तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? कबीर ने मना करते हुए कहा जब मैं घर से चल रहा था तो वो मुझे कहीं नहीं मिला और मैंने उसको फ़ोन भी किया था लेकिन उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। ध्रुव ने कबीर से उसका फ़ोन लिए और मोहित को फ़ोन करने लगा। कुछ देर रिंग भेजी लेकिन मोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। ध्रुव ने गुस्से में कहा जब भी ऐसा कुछ होता है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, एक काम करते हैं हम दोनों उसको ढूंढने के लिए चलते हैं। कबीर ने कहा ध्रुव शाम होने वाली है इस टाइम उसको कहाँ ढूंढगे और तुमको कितनी चोट लगी है, तुम ऐसी हालत में कहाँ तक चल पाओगे? फिर काजल ने भी यही कहा कि ध्रुव तुम हमारे लिए इतना मत करो, तुमको कुछ हो गया तो हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ध्रुव ने कहा मुझे जाना है, हम जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा निशिका के लिए, हमको उसको बचना है इसलिए जल्दी चलो। फिर कबीर ने ध्रुव को कहा मोहित 7 बजे तक घर आ जाता है, इस ध्रुव हमको उसको ढूंढना नहीं होगा, हम सीधा घर चलते हैं वहीं से उसको लेकर यहाँ आ जाएंगे। ध्रुव ने कहा मैं एक बार निशिका को देख लूँ फिर चलते हैं। ध्रुव ने कहा और निशिका देखने के लिए चला गया। ध्रुव ने बाहर से निशिका को देख और कहा मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ देर में आता हूँ, तुम साथ मत छोड़ना। ध्रुव को जब होश आया तो उसको पता चला कि उसको ओ टाइप खून चाहिए, नहीं तो वो मर सकती है। फिर ध्रुव को याद आया कि मोहित का खून ओ टाइप ही है। मोहित ने फ़ोन नहीं उठाया तो ध्रुव खुद उसको लेने के लिए जाने लगा। जाने से पहले ध्रुव ने निशिका को देखा और वहाँ से कबीर और काजल के पास जाने लगा। कबीर ने कहा चले फिर, ध्रुव ने हाँ मैं जवाब दिया और उसके साथ बाहर की तरफ जाने लगा। जैसे ही ध्रुव थोड़ी दूर चला तो उसके हाथ में फ़ोन बज उठा। ध्रुव के पास अभी भी कबीर का फ़ोन था। ध्रुव ने जब नंबर देखा तो उसने खुशी से फ़ोन उठा लिए।
सामने से आवाज आई, भाई तूने इतनी कॉल क्यों की है? वो मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, अभी घर पर आकर चार्ज किया है। ध्रुव ने कहा, मैं कबीर नहीं ध्रुव बोल रहा हूँ। ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि मोहित का ही आया था। फिर ध्रुव ने उसको आगे कहा, भाई तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जा। मोहित ने पूछा, कहाँ पर आना है? ध्रुव ने फिर हॉस्पिटल का पता बता दिया। मोहित ने पूछा, तुम दोनों हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? ध्रुव ने कहा, यहाँ आ सब बता दूंगा, जिंदगी और मौत की बात है, जल्दी आ। मोहित ने कहा, अभी आ रहा हूँ, और फ़ोन काट दिया। उधर ध्रुव ने सबको बता दिया कि मोहित यहाँ पर आ रहा है। जहाँ ध्रुव को मोहित मिल गया था वही एक गोदाम में सोनम और डैनी थे। सोनम ने गुस्से में डैनी से कहा, तुमने मुझसे पैसे ले लिए हैं और मेरा काम भी नहीं किया। मैंने बोला था कि आज ध्रुव के साथ वो हो जाना चाहिए जो मैंने बोला था, फिर किया क्यों नहीं? डैनी ने सोनम की तरफ देखा और कहा, मैं कोई तेरा गुलाम नहीं हूँ जो तू मुझ पर इस तरह हुक्म चला रही है। तेरा काम आज नहीं हो सकता, आज क्या कल भी नहीं हो सकता। सोनम ने पूछा, ऐसा क्यों? मैंने तो सुना था कि तुम जो काम लेते हो वो करते ही हो, लेकिन अब क्या हुआ? डैनी ने कहा, मैं जिसको मरने के पैसे लेता हूँ उसके पीछे मेरा एक आदमी लगा देता हूँ, ये पता करने के लिए कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कब उसके साथ क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे आदमी ने मुझे ऐसा कुछ बता दिया जिससे मैं हैरान हो गया। सोनम ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? फिर डैनी ने अपना फ़ोन निकला और सोनम को एक वीडियो चला कर दे दी। जब सोनम ने वो वीडियो देखी तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उस वीडियो में ध्रुव रंगा के आदमियों को बुरी तरह मार रहा था। ध्रुव खून से लथपथ था, फिर भी वो लड़ रहा था। सोनम ने हैरानी से पूछा, ध्रुव में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? फिर डैनी ने अपना फ़ोन लिए और बोला, मैं रंगा को जानता था, वो भी मेरे ही जैसा था, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी को ख़त्म कर सके। लेकिन रंगा मेरे जैसे किसी से भी बदला लेने से पीछे नहीं हटा, वो बदला लेने आएगा अगर ध्रुव हमसे बचा तो। सोनम ने डैनी से पूछा, अब मेरे काम का क्या हुआ, अब वो कब होगा? डैनी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी ध्रुव हॉस्पिटल में है, मेरे आदमी वहीं पर है, उस पर नज़र रख रहा है, और तुम जो ध्रुव के साथ करना चाहती हो उसके लिए ध्रुव को हॉस्पिटल से बाहर आकर अपना काम शुरू करना होगा। जैसे ही ध्रुव काम पर जाने लगेगा तो हम उसके साथ हमारी चल देंगे, बस थोड़ी देर और। सोनम ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं कुछ दिन और इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन तुमको वही करना है जो मैंने बोला है। फिर डैनी ने हाँ में जवाब दिया और फिर सोनम वहाँ से चली गई। वही हॉस्पिटल में मोहित आ गया था। जैसे ही ध्रुव ने मोहित को देख तो ध्रुव जल्दी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिए और बोला, चल, तेरे खून की ज़रूरत है। मोहित ने कहा, एक मिनट ध्रुव, पहले बता तो हुआ क्या है, तुझे इतनी चोट कैसे लगी है? ध्रुव ने कहा, अभी उसका टाइम नहीं है, तू बस इतना जान ले कि तुझे किसी अपने को खून देना है। ध्रुव ने कहा और उसका हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले गया। ध्रुव ने डॉक्टर को कहा, ये मेरा दोस्त है, इसका खून भी ओ टाइप का ही है, इसके खून से निशिका को बचा लो। डॉक्टर ने पहले मोहित को देख और कहा, इसका खून ओ टाइप है तो जल्दी चलो, पहले तुम्हारा एक टेस्ट करते हैं, फिर तुम निशिका को खून दे सकते हो। फिर डॉक्टर ने मोहित का खून चेक किया और कुछ ही देर में डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है, तुम अभी निशिका को खून दे सकते हो। डॉक्टर ने मोहित का खून लिए और बाद में वो खून निशिका में डालने लगा। डॉक्टर ने बाहर आकर ध्रुव और बाकी सबसे कहा, निशिका को खून देना शुरू कर दिया है। अगर अब निशिका को सुबह तक होश आ गया तो वो खतरे से बाहर हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो निशिका की जान को खतरा हो सकता है। ध्रुव ने गुस्से में डॉक्टर की कॉलर पकड़ी और बोला, आपने जो बोला वो हमने किया। पहले आपने पैसे भरने के लिए बोले तो हमने पैसे दिया, फिर खून का बोला तो हमने खून दिया, अब आप बोल रहे हो निशिका पर खतरा भी हो सकता है। इतने में कबीर ध्रुव के पास आया और उसको डॉक्टर से दूर किया। डॉक्टर ने कहा, हमसे जो हुआ वो हमने कर दिया है। डॉक्टर ये बोलकर वहां से चला गया। फिर कबीर ने ध्रुव को एक जगह पर बैठा दिया और कहा, आराम कर अब तू। इतने में पीछे से आवाज आई, तुम में से ध्रुव कौन है? जब सबने देखा तो वहां पुलिस थी। 48 नंबर होप। मोहित हॉस्पिटल में आ गया था और उसने ध्रुव के बोलने पर निशिका को खून भी दे दिया। जब डॉक्टर ने बोला कि निशिका अभी खतरे से बाहर नहीं आई है तो ध्रुव गुस्सा हो गया। कबीर ने डॉक्टर को अपना काम करने के लिए बोला और ध्रुव को आराम करने के लिए बैठा दिया। कैल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। जैसे ही ध्रुव बैठा तो इतने में वहां कुछ पुलिस वाले आ गए। एक पुलिस वाले ने पूछा, तुम में से ध्रुव कौन है? एक पुलिस वाले ने पूछा, तुम में से ध्रुव कौन है? ध्रुव ने जब पुलिस को देख तो वो हैरान हो गया। फिर ध्रुव आराम से खड़ा हुआ और पुलिस की तरफ जाते हुए बोला, मैं हूं ध्रुव, आपको मुझसे क्या काम है? उन पुलिस में जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसने कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। फिर एक हवालदार आगे आया और उसने ध्रुव को हथकड़ी लग दी। ध्रुव ने पूछा, लेकिन आप मुझे पकड़ क्यों रहे हो? मैंने किया क्या है, पहले ये बता तो दो। उस अधिकारी ने ध्रुव को घूर कर देखा और फिर कहा, तुमने कल जो रास्ते में मारामारी की है उसके लिए पकड़ रहे हैं। इतने में कबीर ने कहा, लेकिन लड़ाई तो पहले उन सब ने की थी, उनकी ही वजह से हमारी दोस्त जिंदगी और मौत के बीच में है। पुलिस वाले ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त जिंदगी तो है अभी, लेकिन ध्रुव ने 4 लोगों को मारा था, उनमें से 3 की मौत हो गई है और एक की हालत काफ़ी खराब है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। ध्रुव के तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि वो अब मरने ही वाला है। ये क्या हो गया उससे?
इतने में उस अधिकारी ने बाहर की तरफ चलना शुरू किया और एक पुलिस वाले को बोला कि इसको ले चलो। कबीर और मोहित ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं रुके। ध्रुव को पुलिस की गाड़ी में डाला और वहां से ले गए। ध्रुव ने जाने से पहले उनको निशिका के साथ रहने के लिए कहा। ध्रुव के जाने के बाद कबीर ने मोहित से कहा, भाई तू काजल के पास रुक, यहाँ पर मदद करनी पड़ सकती, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, ध्रुव को बाहर निकालने के लिए कुछ करता हूँ। जब कबीर ध्रुव को लेने पुलिस स्टेशन जा रहा था तभी एक अंधेरे से कमरे में एक टेबल पर फोन बजने लगा। एक आदमी ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, भाई एक बड़ी गड़बड़ हो गई है, हमारा सारा काम खराब हो गया है। उस आदमी ने कहा, क्या गड़बड़ हुई है, ठीक से बता। जब वो आदमी बात कर रहा था इतने में किसी ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। जिसने लाइट ऑन की थी, जब उसने देखा कि कमरे में कौन है तो उसने कहा, डैनी भाई आप, और ये कौन है भाई आपके साथ। डैनी ने उस आदमी को घूर कर देखा और बाहर जाने का इशारा कर दिया। वो आदमी तुरंत ही बाहर चला गया। फिर डैनी ने फ़ोन पर कहा, बोल अब क्या हुआ था। फ़ोन के दूसरी तरफ एक आदमी ने बोलना शुरू किया, भाई ध्रुव को पुलिस ने पकड़ लिए है। तो डैनी ने कहा, है तो उसने लड़ाई की थी, पुलिस तो उसको पकड़ने आएगी ही। उस आदमी ने कहा, भाई पुलिस वालों ने ध्रुव पर 3 लोगों को मरने का आरोप लगाया है, ध्रुव ने जिनको पीटा था उनमें से 3 मर गए। ये सुनते ही डैनी हैरानी से बोला, क्या वो मर गए, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुन, आगे जो भी होता है वो सब मुझसे तुरंत बताना। उस आदमी ने कहा, ठीक है भाई। फिर डैनी ने फ़ोन काटा और अपने सामने बैठे आदमी को गुस्से से देखते हुए बोला, ये सब तुमने किया था ना। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस डैनी को देखता रहा। वही दूसरी और ध्रुव को पुलिस स्टेशन के अंदर लाने के बाद लॉकअप में डाल दिया था। ध्रुव ने एक पुलिस वाले से कहा, मुझे एक फ़ोन करना है। उस पुलिस वाले ने कहा, सुबह कर लेना, ये बोलकर वो ध्रुव से दूर चला गया। ध्रुव ने उसको आवाज़ दी पर उसने उसकी एक नहीं सुनी। इतने में ध्रुव के पीछे से आवाज़ आई, चुप हो जा नहीं तो मार दूंगा। ध्रुव ने जब पीछे देखा तो वहां एक आदमी कंबल ओढ़ कर सो रहा था। उसने कंबल के अंदर से कहा, क्या क्या थे लड़के, यहाँ क्यों आया है। जब उस आदमी ने पूछा तो ध्रुव ने कहा, मुझ पर 3 लोगों को मरने का इल्ज़ाम है। ये सुनते ही उस आदमी ने कंबल दूर किया और ध्रुव को देखने लगा। तेरी शकल से लगता तो नहीं है कि तू किसी को मार सकता है, फिर तूने ये किया कैसे। फिर ध्रुव ने अपनी बात बताई और ध्रुव को पता चला कि इस आदमी का नाम मोहन था और उसके लोग उसको स्टीवन बुलाते थे। ध्रुव की कहानी पूरी होने के बाद ध्रुव ने स्टीवन से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। ध्रुव उसके साथ ही बैठ गया था। स्टीवन ने बताना शुरू किया, मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन वो काम ज़्यादा नहीं चला तो हमने बंद कर दिया। फिर हमने लोगों को किडनैप करना शुरू किया और काफ़ी काम 2 नंबरी शुरू कर दिया। उस टाइम हमको कोई जानता नहीं था इसलिए मैंने काफ़ी काम किया और हमारा नाम बड़ा किया। हम जो भी काम लेते उसको पूरा करते इसलिए हमको ज़्यादा काम मिलने लगा और कुछ टाइम में ही काफ़ी पैसे बना लिए। एक दिन मैंने मेरे दोस्त को पैसे निकलते हुए देख लिए। मैंने उससे पूछा, इतने पैसों का क्या करेगा। तब उसने कहा, एक काम है। फिर उसने वो पैसे एक मंत्री को दिया और मंत्री की मदद से मुझे अंदर करा दिया। मेरे अंदर जाने के बाद उसने वहां से सारे पैसे लिए और कहीं दूर चला गया। उसके बाद से मैंने उसको कभी नहीं देख। ध्रुव जानना चाहता था कि स्टीवन का दोस्त कौन था और उसने धोखा क्यों दिया। ध्रुव को पुलिस ने पकड़ लिया था। ध्रुव को वहां एक आदमी मिला जिसका नाम स्टीवन था। पहले उसने ध्रुव से उसके बारे में पूछा, फिर उसने अपने बारे में बताने शुरू कर दिया। जैसे ही स्टीवन चुप हुआ तो ध्रुव ने उससे कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। स्टीवन ने कहा, पूछो जो पूछना है। जैसे ही ध्रुव कुछ बोलने वाला था तो इतने में उसको एक आवाज़ आई। ध्रुव ने सुना कि कोई उसका नाम ले रहा है। फिर ध्रुव खड़ा हुआ और देखने लगा कि कौन है। ध्रुव ने देखा कि कबीर वहां आ गया है और वो पुलिस वाले से उसकी के बारे में पूछ रहा है। ध्रुव कबीर को देखकर खुश हो गया। ध्रुव को खुश देखकर स्टीवन ने कहा, वो तुम्हारा दोस्त है क्या। जैसे ही ध्रुव ने पीछे देख तो ध्रुव चौंक गया। ध्रुव के पीछे स्टीवन खड़ा था, वो भी एकदम पास में। ध्रुव को पता ही नहीं चला कि वो कब उसके इतने पास आकार खड़ा हो गया। फिर ध्रुव ने खुद को शांत करते हुए स्टीवन से कहा, है वो मेरा दोस्त है, उसका नाम कबीर है। एक तुम्हारा दोस्त है जो तुमको जेल से निकालने के लिए आ गया और एक मेरा दोस्त है जिसने कुछ पैसों के लिए मुझे जेल में भेज दिया, स्टीवन ने ध्रुव से कहा। ध्रुव ने स्टीवन की तरफ देखते हुए कहा, यह तो किस्मत की बात होती है, किसी को अच्छे दोस्त मिलते हैं और किसी को नहीं। ये तो उनके साथ रहने से ही पता चल जाता कि वो कैसे है। फिर स्टीवन वापस अपनी जगह पर बैठा और वहीं से बोला, ये कितनी भी कोशिश कर ले ये तुमको नहीं छुड़ा सकता। तुम पर 3 लोगों को मरने का इल्ज़ाम है और मुझे लगता है कि तुम किसी बड़ी फैमिली से भी नहीं हो, इसलिए तुमको यही रहना होगा। वैसे भी आज फ्राइडे है और कल सैटरडे फिर संडे, 2 दिन कोर्ट बंद होगा। अभी 4 बजे है, अगर शाम के 5 बजे तक इसने तुमको छुड़ा लिए तो तुम बच भी सकते हो। ध्रुव ने स्टीवन की बात ध्यान से सुनी लेकिन उसको कुछ नहीं बोला तो स्टीवन फिर से कंबल से अपना चेहरा ढककर सो गया। इतने में कबीर ने पुलिस वाले से ध्रुव से कुछ देर मिलने के लिए पूछ लिया था और पुलिस वाले ने भी उसको मिलने के लिए हाँ बोल दी। कबीर ध्रुव के पास गया और ध्रुव से पूछने लगा कि भाई तू कैसा है। ध्रुव ने कहा, मैं तो ठीक हूँ लेकिन मैंने तुमको निशिका के साथ रहने के लिए बोला था, वो कैसी है, उसको होश तो आ गया ना।
कबीर ने एक उदास से चेहरे के साथ कहा, मैंने कुछ देर पहले ही मोहित से बात की थी और उसने मुझे बताया कि निशिका को होश नहीं आया है और डॉक्टर ने आज सुबह के 9 बजे तक का बोला है। अगर निशिका को 5 घंटे में होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकती है। ये सुनकर ध्रुव का सर घूम गया। ध्रुव ने सोचा कि अगर निशिका कोमा में चली गई तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने सब ठीक करने का बोला था, उसकी ज़िंदगी खराब करने के लिए नहीं। जब ध्रुव हैरानी से कबीर को देख रहा था तो कबीर ने ध्रुव को छूते हुए कहा, अभी टाइम है, उसको होश आ जाएगा और उसके होश में आने से पहले तू बाहर होगा। ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया और फिर कबीर ये बोलकर वहां से चला गया कि वो कुछ करता है। कबीर के जाने के बाद ध्रुव एक तरफ जाकर बैठ गया। ध्रुव ने स्टीवन को देखा तो वो आराम से सो रहा था। ध्रुव ने अब उससे बात करने की भी नहीं सोची। ध्रुव चुपचाप आंखें बंद करके बैठा रहा। लगभग सुबह के 8 बजे कबीर एक वकील के साथ आया। ध्रुव ने जब कबीर को देखा तो वो खड़ा हो गया। कबीर ने उस वकील को वहीं छोड़कर ध्रुव के पास आ गया। ध्रुव ने कबीर से पूछा कि क्या हुआ। कबीर ने एक उदासी भरी आवाज में कहा, मैंने सब करके देख लिए, काफ़ी वकील से भी मिला पर सब ने यही कहा कि तुमको बचना मुश्किल है, तुम्हारे खिलाफ काफ़ी सबूत भी है और सबसे बड़ा तो यह है कि जब तुम उनको मार रहे थे वो सब वहां लगे हुए कमरों में आ गया है, इसलिए कोई तुम्हारा केस नहीं ले रहा। लेकिन ये मान तो गया है पर मुझे लगता है इससे भी हमको ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ध्रुव ने एक बार उस वकील को देखा और फिर कबीर से कहा, कोई बात नहीं, अगर मैंने उनको मारा है तो मुझे सजा भी मिलेगी, लेकिन मैंने उनको नहीं मारा है तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। फिर कबीर ने कहा, तू क्या करने की सोच रहा है? मुझे यहाँ से निकाला है, एक बार फिर मैं खुद पता लगा लूँगा कि मुझे क्या करना है, ध्रुव ने कहा। ये बात सुनकर कबीर ने ध्रुव को थोड़ी भरी सी आवाज में कहा, तू पागल हो गया है क्या? ऐसा करने की सोचना भी मत, अगर तू यहाँ से भागा तो सबको यही लगेगा कि तूने ही ये सब कुछ किया है और फिर तुमको बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर ध्रुव ने कहा, जो होगा वो देखा जाएगा, पर मुझे कुछ तो करना होगा। अब तू मुझे ये बता कि निशिका कैसी है? कबीर ने कहा, 1 मिनट, अभी पूछ के बताता हूँ। जब ध्रुव कबीर से बात कर रहा था तो स्टीवन उन दोनों की बात सुन रहा था। फिर कबीर ने फ़ोन काटा और कहा, ध्रुव एक बुरी खबर है, निशिका को अभी तक होश नहीं आया है और डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हालत ख़राब हो गई है। ध्रुव ने कहा, ठीक है, तू अब एक काम कर, निशिका के पास जा और उसका ध्यान रख, बाकी मैं देखा लूँगा। 49 एस्केप्ड। ध्रुव को पुलिस ने पकड़ लिए था और कोई ध्रुव की मदद भी नहीं कर सकता था, इसलिए ध्रुव ने जेल से भागने के बारे में सोचने लगा। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव ने कबीर के बाहर जाने के बाद स्टीवन को देखा तो वो उठ गया था। ध्रुव उसके पास जाते हुए बोला, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं क्या? स्टीवन ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं तुमको निकाल तो सकता हूँ पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, और वैसे भी आज मुझे भी यहाँ से किसी बड़ी जेल में भेज रहे हैं। इसके बाद ध्रुव ने स्टीवन से कुछ नहीं पूछा और खुद ही वहाँ से निकालने के बारे में सोचने लगा। वही कबीर हॉस्पिटल में आ गया था। पहले कबीर ने निशिका को देखा और फिर काजल और मोहित से बात करने लगा। वहाँ कबीर को पता चला कि निशिका की हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मोहित ने पूछा, क्या हम निशिका को किसी और बड़े हॉस्पिटल में ले जाए? इस बात पर कबीर ने कहा, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि निशिका का इलाज हो गया है, अब उसके होश में आने का इंतज़ार करना है, निशिका को होश आ जाएगा। फिर कबीर डॉक्टर के पास जाने लगा। इतने में कबीर का फ़ोन भेजा और जब उसने देखा कि किसका फ़ोन आ रहा है तो वो ढंग रह गया। कबीर ने कहा, रानी का फ़ोन? मैं कैसे भूल गया, रानी ध्रुव को बाहर निकालने में मदद करा सकती है। कबीर ने फ़ोन उठाया और फिर दूसरी तरफ से रानी ने कहा, अरे कबीर, ध्रुव कहाँ है? कल से उसको फ़ोन लगा रही हो, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा, इसलिए मैंने तुमको फ़ोन किया है, अगर वो तुम्हारे पास है तो उससे बात करा दो। मैं अभी तो तुम्हारी बात उससे नहीं करा सकता, कबीर ने कहा। फिर रानी ने पूछा, ऐसा क्यों कहा है ध्रुव? कबीर ने रानी को सब बता दिया कि ध्रुव कहाँ है और उसने क्या किया और अब उस पर क्या इल्ज़ाम लगा हुआ है। रानी ने सारी बात सुनते ही चौंकते हुए कहा, क्या ध्रुव ने 3 लोगों को मार दिया? अब कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। फिर कबीर ने कहा, ठीक है, तुम वहाँ से आओ, मैं यहाँ से आता हूँ। रानी ने हाँ में जवाब दिया और जल्दी से फ़ोन रखकर वहाँ से जाने लगी। वही दूसरी और डैनी सोनम को फ़ोन करता है और उसको मिलने के लिए बुला लेता है। डैनी के बोलने पर सोनम उसके पास आ जाती है और फिर डैनी उसको बोलता है कि अब तुम्हारा काम नहीं हो सकता। फिर सोनम ने कहा, ऐसा क्यों? मैंने तुमको पूरे पैसे दिए, फिर तुम मेरा काम क्यों नहीं कर रहे? मैंने सुना था कि तुम कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ते। जब सोनम डैनी को सुनाने लगी तो डैनी को भी गुस्सा आने लगा। उसने अपनी बंदूक निकाली और सोनम के सर पर रखते हुए कहा, ज़्यादा तो बोल मत, तुझे क्या लगता है कि तूने कुछ पैसे दे दिए तो कुछ भी बोल सकती है? तू लड़की है इसलिए ज़िंदगी है, वरना कब का मार दिया होता। जब डैनी ने गुस्से में सोनम पर बोला शुरू किया तो सोनम की हालत ख़राब हो गई। सोनम ने कैपते हुए होठों से कहा, मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस पूछा रही हूँ कि आप मेरा काम क्यों नहीं कर रहे। फिर डैनी ने अपनी बंदूक दूर की और कहा, ध्रुव को पुलिस ने पकड़ लिए है और उस पर 3 लोगों को मरने का आरोप है और काफ़ी सबूत भी मिले हैं, अब तो उसको कोई नहीं बचा सकता, या तो वो सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा या मरेगा। जब सोनम को पता चला कि ध्रुव जेल में है और अब वो वहाँ से कभी बाहर नहीं आ सकता तो सोनम ने सोचा, मैं ध्रुव के साथ यही करना चाहती थी, लेकिन ऐसे नहीं, मैं पहले उससे उसका सब कुछ लेना चाहती थी, फिर मेरा बदला पूरा होता, इतने से मुझे खुशी ज़्यादा नहीं होगी।
फिर सोनम ने डैनी से कहा, क्या तुम उसको बाहर निकाल कर जो मैंने बोला वो कर सकते हो? क्या मैं तुमको पैसे और दे सकती हूँ? डैनी ने फिर से गुस्से में कहा, तुम पागल हो क्या? तुम भी तो उसको जेल भेजना चाहती थी, अब वो जेल में है तो खुश रहो और जाओ यहाँ से। फिर सोनम वहाँ से जाने लगी और डैनी भी वहाँ से कहीं और चला गया। वहीं एक तरफ ध्रुव जेल से बाहर जाने की सोच रहा था, लेकिन उसको कोई तरीका नहीं मिला यहाँ से बाहर जाने का, इसलिए ध्रुव ने सोचा कि वो एक बार फिर स्टीवन से बात करके देखे। फिर ध्रुव स्टीवन के पास गया और उसको बोला कि तुमने कहा था कि तुम मेरी यहाँ से बाहर जाने में मदद कर सकते हो, तो तुम ये कैसे करोगे? मैं जानता हूँ कि तुम सबकी मदद नहीं करते, लेकिन एक बार मेरी मदद कर दो, मुझसे पता लगाना है कि क्या हुआ था। फिर स्टीवन ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ये काफ़ी आराम से हो जाएगा, तुमको बस वो करना है जो मैं बोलता हूँ, अगर वो तुम करते हो तो तुम यहाँ से बाहर होगे। ध्रुव ने पूछा, ठीक है आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, बस आप मुझे यहाँ से बाहर निकल दो। स्टीवन ने कहा, ठीक है तो सुन को कुछ टाइम में मुझे ये लोग दूसरी बड़ी जेल में लेकर जाएंगे और आज फ्राइडे है इसलिए तुमको भी कोर्ट में लेकर जाएंगे। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलना है, बाहर मेरे लोग मिलेंगे जो इन पुलिस वालों को मारकर मुझे ले जाएंगे और साथ में तुमको भी, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। फिर ध्रुव ने कहा, ठीक है। स्टीवन ने कहा, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। रानी को ध्रुव के जेल में होने का पता चल गया था और वो कबीर के साथ ध्रुव से मिलने के लिए जाने लगी। वहीं ध्रुव स्टीवन के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन जाने से पहले स्टीवन ने एक शर्त रख दी। स्टीवन ने कहा, मैं तुमको बाहर तो निकल दूंगा पर उसके बाद तुमको मेरा एक काम करना होगा। ध्रुव सोचने लगा क्या काम हो सकता है। फिर ध्रुव ने खुद से कहा, मुझे बाहर तो जाना है, इसके लिए कोई तो कीमत तो देनी होगी। इसके बाद ध्रुव ने स्टीवन से कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बोलो क्या करना होगा मुझे। स्टीवन ने कहा, सोच लो, काम बड़ा हो सकता है और तुमको इस काम में जान का खतरा भी हो सकता है। ध्रुव ने पूछा, क्या काम है वो बोलो। मैंने तुमको अपने दोस्त के बारे में बताया था ना, तुमको उसको ढूंढना है और मेरे पास लेकर आना होगा, स्टीवन ने कहा। ध्रुव ने एक पल सोचा और स्टीवन को हाँ बोल दी। स्टीवन ने कहा, ठीक है अब सुन को तुमको क्या करना है, जब थोड़ी देर में मुझे लेकर जाएंगे तभी तुमको भी साथ लेकर जाएंगे। ध्रुव ने पूछा, कैसे? ये अभी मुझे कैसे लेकर जाएंगे? स्टीवन ने हंसते हुए कहा, मैं जेल में हुआ तो क्या हुआ, मैं अंदर से भी काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। ये बोलकर स्टीवन खड़ा हुआ और वही खड़े एक हवलदार को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ बोलने लगा। उसके बाद स्टीवन पीछे हुआ और वो हवलदार वहां से चला गया। ध्रुव ने स्टीवन से पूछा कि तुमने उसको क्या बोला, तो स्टीवन ने ध्रुव की तरफ एक मुस्कान दे दी। ध्रुव सोच रहा था कि अब वो बाहर कैसे जाएगा, स्टीवन उसको बाहर कैसे निकलेगा। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला वहां आया और हवलदार से स्टीवन को बाहर निकले के लिए बोला। उस पुलिस वाले ने कहा, तुम यहाँ काफ़ी टाइम रुक लिया, अब तुमको बड़ी जेल में जाने का टाइम हो गया है। फिर उस हवलदार ने स्टीवन को बाहर निकला और जेल का गेट बंद कर दिया। ध्रुव अंदर से स्टीवन को देख रहा था। ध्रुव सोच रहा था कि स्टीवन ने उसको धोखा दे दिया, वो इतनी देर से मेरे मजे ही ले रहा था। ध्रुव जब ये सोच रहा था कि स्टीवन ने उसके साथ क्या किया, इतने में वहाँ एक और पुलिस वाला एक पेपर हाथ में लिए हुआ आया और वो पेपर पहले वाले पुलिस वाले को दे दिया। उसने वो पढ़ा और कहा, इस लड़के को भी साथ ले लो, इसको दूसरे थाने में लेकर जाने का ऑर्डर मिला है। ये सुनते ही ध्रुव हैरान हो गया और स्टीवन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर हवलदार ने ध्रुव को बाहर निकला और स्टीवन के साथ बाहर की ओर जाने लगा। उस हवलदार ने ध्रुव और स्टीवन को पुलिस वैन में बैठाया। फिर पुलिस वाले ने कहा, इस वैन के पीछे एक पुलिस कार और आगे भी एक कार, और दोनों में जितने पुलिस वाले हैं यहाँ अभी सबको इसके साथ भेज दो, इनको छोड़ के वापस आ जाएंगे। फिर सबने ऐसा ही किया। वैन के आगे और पीछे गाड़ी चलने लगी और उनके अंदर पुलिस वाले बैठ गए। थोड़ी दूर गाड़ी जाने के बाद ध्रुव ने स्टीवन से कहा, अब आगे क्या करना है? ये तू मुझे दूसरी जेल में लेकर जा रहे हैं, वहां से आप भी मुझसे दूर हो जाओगे तो मुझे बाहर कौन निकलेगा? ध्रुव बार बार स्टीवन से पूछा रहा था कि उसका प्लान क्या है, लेकिन स्टीवन कुछ नहीं बोला रहा था। स्टीवन आंखें बंद करके बैठा हुआ था जैसे उसको कोई चिंता ही ना हो। जब आधे से ज़्यादा रास्ता निकल गया तो ध्रुव इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसको खाली रास्ते के अलावा कुछ नहीं देखा। इतने में ध्रुव ने कुछ अजीब देखा। जो गाड़ी आगे चल रही थी वो अचानक रुक गई और उसके साथ ध्रुव वाली और उसके पीछे वाली भी। ध्रुव ने आगे देखा कि रास्ते पर पत्थर पड़े हुए थे। जैसे ही कुछ पुलिस वाले नीचे गए उनको हटाने के लिए, इतने में वहां चारों तरफ से धुआं आना शुरू हो गया। वो धुआं इतना हो गया कुछ ही देर में कि वो ध्रुव की वेन के अंदर तक चला गया। धुएं की वजह से ध्रुव को चक्कर आने लगे। ध्रुव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वहां जितने भी पुलिस वाले थे वो सब भी धुएं की वजह से बेहोश हो गए और ध्रुव भी नीचे गिर गया। इतने में वहां कुछ लोग आए जिन्होंने काला सूट पहना था और चेहरे पर सबने मास्क लगा रखा था। उन सबके हाथ में बंदूक भी थी। एक आदमी ध्रुव की वेन के पास गया और अपनी बंदूक से ध्रुव की वेन पर लगे ताले को तोड़ दिया। इतने में उस आदमी ने अपने लोगों को इशारा किया और फिर उसके आदमियों ने ध्रुव और स्टीवन को वेन से बाहर निकला और अपनी गाड़ी के अंदर डाल दिया। फिर वो सभी आदमी ध्रुव और स्टीवन को वहां से लेकर चले गए। वही एक और रानी कबीर के पास आ गई। कबीर ने रानी को बाकी की बात भी बताई और पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। रानी ने अंदर जाकर एक पुलिस वाले से कहा, मुझे ध्रुव से मिलना है। उस पुलिस वाले ने रानी को देखा और कहा, नहीं मिल सकती। रानी ने पूछा, क्यों नहीं मिल सकती? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ।
उस पुलिस वाले ने कहा, अरे मैडम आप कोई भी हो, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्रुव यहाँ है ही नहीं। इतने में कबीर आगे आते हुए बोला, कुछ देर पहले तो मैं ध्रुव से मिलकर गया था, तभी तो वो यही था, इतनी देर में कहाँ चला गया। आगे से ऑर्डर आया था इसलिए उसको दूसरे थाने में भेज दिया, तुमको मिलना है तो वहाँ जाओ। फिर उस पुलिस वाले ने एक थाने का पता दिया और फिर रानी और कबीर वहाँ से जाने लगे। इतने में उस पुलिस वाले का फ़ोन भेज और उसने बात की और चिल्लाते हुए कहा, क्या ध्रुव और स्टीवन भाग गए। ये सुनकर रानी और कबीर भी रुक गए और पुलिस वाले को देखने लगे। 50 मिसिंग। ध्रुव को जब दूसरे जेल में लेकर जा रहे थे तो रास्ते में किसी ने ध्रुव और स्टीवन को वेन से निकाल लिए और जब पुलिस स्टेशन में ध्रुव के गायब होने का पता चला तो रानी ने भी ये सुन लिए। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। रानी उसी पुलिस वाले के पास गई और बोली, कहा है ध्रुव, मुझे पूरी बात बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रानी ने पूछा तो उस पुलिस वाले ने रानी को सब बता दिया कि कैसे उनकी गाड़ी रुकी, कैसे वहां धुआं आने लगा और कैसे ध्रुव और स्टीवन नाम का आदमी वहां से गायब हो गया। उस पुलिस वाले ने मुंह बनाते हुए कहा, वो लड़का बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, और अब देखो जब उसको लगा कि उसको कोई नहीं बचा सकता तो जेल से भाग गया। इतने में रानी ने उस पुलिस वाले को जवाब देते हुए कहा, तुम ध्रुव के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम जानते क्या हो उसके बारे में। इतने में कबीर ने रानी से कहा, चलो यहाँ से, यहाँ ध्रुव नहीं है, बाहर ध्रुव को ढूंढते हैं। फिर कबीर रानी के साथ बाहर आ गया। बाहर आने के बाद कबीर ने रानी से कहा, ये ध्रुव ने ठीक नहीं किया, मैंने उसको बोला था कि जेल से भागने की ना सोचे, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। अब ध्रुव मिल भी जाए तब भी कोई पुलिस वाला या कोई वकील उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। पहले क्या कम सबूत थे उसके खिलाफ कि अब उसने एक और कर दिया। रानी ने कहा, हमें जल्दी ध्रुव को ढूंढना होगा, अगर हमसे पहले वो पुलिस को मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ध्रुव है कहा, अब तो हम उसके खुद से आने का ही वेट कर सकते हैं, कबीर ने कहा। वही हॉस्पिटल में मोहित को कबीर से पता चल गया था कि ध्रुव जेल से भाग गया है। मोहित काजल के पास गया और बोला, ध्रुव जेल से भाग गया है और अब तक वो किसी को नहीं मिला, शायद वो यहाँ पर आ जाए निशिका से मिलने के लिए। इतने में काजल ने कहा, अगर ध्रुव यहाँ पर आ भी गया तो वो क्या देखेगा कि निशिका को अभी तक होश नहीं आया है, और इतना ही नहीं, डॉक्टर ने 9 भेज तक बोला था, अभी 12 भेजने वाले हैं, पता नहीं निशिका को कब होश आएगा। जैसे ही मोहित कुछ बोलने वाला था तो निशिका के कमरे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आए। फिर मोहित और काजल जल्दी से अंदर गए तो उन्होंने देखा कि निशिका को होश आ गया है और उसका हाथ टेबल पर पड़े गिलास पर लग गया था। काजल जल्दी से निशिका के पास गई और निशिका के सीने से लगकर रोने लगी। काजल ने रोते रोते ही कहा, मुझे माफ़ कर देना यार, मैं तुमको उस रंगा से नहीं बचा सकी, मैं डर गई थी। निशिका ने कांपती हुई आवाज़ से कहा, कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ और इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जब काजल और निशिका बात कर रही थी तो इतने में मोहित डॉक्टर को वहां ले आया। डॉक्टर ने पहले निशिका को चेक किया और फिर कहा, अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी ये कमज़ोर है, इसलिए इनको आराम करने दो, ज़्यादा बात करने से इनके सर में असर होगा। फिर काजल ने निशिका को आराम करने के लिए बोला और मोहित और डॉक्टर के साथ बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मोहित ने डॉक्टर से बात की और फिर डॉक्टर के जाने के बाद मोहित ने कबीर को फ़ोन करके बता दिया कि निशिका को होश आ गया है। कबीर से बात करने के बाद मोहित काजल के पास गया और उसको बोला, तुम कल से यहाँ पर हो, अभी तुम घर चली जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, यहाँ मैं रुकता हूँ। काजल ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, तुमको करना है तो तुम कर लो, मैं यहीं पर रुकूंगी। मोहित ने कहा, ठीक है, अगर तुमको यहाँ रुकना है तो पहले मेरे साथ चलकर कुछ खा लो और फिर यहाँ बैठ सकती हो। ध्रुव ने मुझे तुम दोनों का ध्यान रखने के लिए बोला है, इसलिए अब चलो और कुछ खा लो। फिर मोहित और काजल कुछ खाने के लिए बाहर चले गए। वही सोनम अपने घर में अपने कमरे में बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी। टीवी में एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें एक लड़की बता रही थी कि आज सुबह पुलिस को चकमा देकर भागे 2 अपराधी। बताया जा रहा है कि एक बड़ा गुंडा स्टीवन है और दूसरा कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम ध्रुव है। जब सोनम ने ध्रुव नाम सुना तो हैरान रह गई। न्यूज़ में ध्रुव और स्टीवन की फोटो भी आ रही थी। सोनम ने कहा, ये ध्रुव कर क्या रहा है, पहले इसने 3 लोगों को मार दिया और अब जेल से भाग गया, अब तो ये सारी जिंदगी जेल के अंदर ही बिताएगा। फिर सोनम ने अपना फ़ोन निकला और डैनी को फ़ोन कर दिया। जब डैनी का फ़ोन भेजा तो वो टीवी पर ध्रुव की न्यूज़ ही देख रहा था। फिर डैनी ने फ़ोन उठाया और सोनम ने पहले कहा, तुमने न्यूज़ तो देख ली होगी, तुम इतना कर दो मेरे लिए कि ध्रुव पुलिस के हाथ लग जाए, बाकी पुलिस खुद देख लेगी। डैनी ने कहा, उसको ढूंढना इतना आसान थोड़ी है, वो पुलिस से बचा रहा है तो कहाँ छुप कर बैठा होगा, ये पता करने में टाइम लगेगा। सोनम ने कहा, ठीक है, जल्दी पता करो, और फिर सोनम ने फ़ोन काट दिया। वही रानी और कबीर ध्रुव को ढूंढ रहे थे। जहां जहां पर कबीर को लग रहा था कि ध्रुव वहां हो सकता है, कबीर ने वो सब जगह देख ली, लेकिन ध्रुव उनको कहीं नहीं मिला और ना ही ध्रुव ने कबीर या मोहित से मिलने के लिए उनको फ़ोन किया। रानी को ध्रुव की चिंता होने लगी थी। रानी ने कबीर को कहा, और कोई जगह बची है क्या जहां ध्रुव हमको मिल सके, लेकिन कबीर ने ना में सर हिला दिया। रानी ने ध्रुव को हर जगह ढूंढ लिए पर उसको ध्रुव कहीं नहीं मिला और एक तरफ निशिका को भी होश आ गया था। सोनम ने भी ध्रुव को ढूंढने के लिए डैनी को बोल दिया था। एक बड़ी सी खाली जगह पर ध्रुव बेहोश पड़ा हुआ था। ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खड़ा होने लगा।
ध्रुव को एक खाली जगह के अलावा वहां कुछ नहीं देखा। ध्रुव ने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की तो उसने देखा कि बाहर काफी लोग अपने हाथों में हथियार लिए खड़े हुए हैं। ध्रुव सोचने लगा कि वो यहाँ कैसे आया, क्या हुआ था उसके साथ। जैसे ही ध्रुव कुछ पता कर पाता इतने में ध्रुव को एक आवाज आई तो तुमको होश आ ही गया। ध्रुव ने पीछे देखा तो वहां स्टीवन खड़ा था। स्टीवन ने आगे कहा, ये मेरी ही जगह है और ये सब लोग भी मेरे लिए ही काम करते हैं, आओ मेरे साथ बैठकर बात करते हैं। फिर ध्रुव स्टीवन के पीछे पीछे जाने लगा। स्टीवन जाकर एक बड़ी कुर्सी पर बैठ गया और ध्रुव उसके सामने बैठ गया। उनके बीच में एक खाली टेबल थी। वहां एक आदमी आया और उसने उसके ऊपर कुछ खाने और पीने के लिए रख दिया और वहां से चला गया। स्टीवन ने ध्रुव से कहा, कुछ खा लो, फिर पता नहीं कब खाने को मिले। पुलिस हमको हर जगह ढूंढ रही है और तुम यहाँ रुकोगे नहीं, इसलिए अच्छे से खाओ। ध्रुव ने पहले पानी पिया और फिर खाना खाने लगा। ध्रुव ने खाना खाते हुए ही स्टीवन से पूछा, आपको मेरे बारे में तो सब पता है कि मैं किस चीज़ में फंस गया हूँ। आपने तो ऐसे काम काफ़ी बार किया होगे, इसलिए मुझे कुछ बता सकते हैं क्या कि मुझे क्या करना चाहिए। स्टीवन ने कहा, देखो ध्रुव, तुम्हारा केस कुछ अलग है। मैंने काफ़ी लोगों को मारा है लेकिन मैंने कभी ये करने की कोशिश नहीं की जिससे मैं पुलिस से बचा सकूं। अगर तुमको लगता है कि तुमने उन 3 लोगों को नहीं मारा तो ये तुमको साबित करना होगा और ये उतना ही मुश्किल होगा जैसे भूसा के ढेर से सुई ढूंढना। ध्रुव ने कहा, फिर भी मैं कोशिश तो करूँगा। स्टीवन ने कहा, करनी भी चाहिए और तुम्हारे इस सफ़र के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा। फिर स्टीवन ने टेबल पर एक बॉक्स रख दिया। ध्रुव ने वो बॉक्स खोला तो वो हैरान रह गया। उस बॉक्स में एक बंदूक थी। स्टीवन ने कहा, ये मेरी सबसे पसंद की बंदूक में बस एक है, इसका नाम बरेटा 92 FS पिस्टल है। इसमें 9 mm की गोलियां आती है और तुम इसमें एक साथ 15 गोलियां डाल सकते हो। मैंने इसको पूरा भर दिया है इसलिए तुमको कुछ नहीं करना होगा। ये इतनी मस्त है कि एक बार हाथ में लेने के बाद छोड़ने का मन नहीं होगा। स्टीवन ने कहा, ये मेरी सबसे पसंद की बंदूक में बस एक है, इसका नाम बरेटा 92 FS पिस्टल है। इसमें 9 mm की गोलियां आती है और तुम इसमें एक साथ 15 गोलियां डाल सकते हो। मैंने इसको पूरा भर दिया है इसलिए तुमको कुछ नहीं करना होगा। ये इतनी मस्त है कि एक बार हाथ में लेने के बाद छोड़ने का मन नहीं होगा। ध्रुव ने स्टीवन को बीच में रोकते हुए कहा, मैं ये बंदूक नहीं ले सकता, मैं इसके बिना ही अपना काम कर लूँगा। स्टीवन ने हंसते हुए कहा, मैं इस काम में तुमसे पहले से हूँ ध्रुव, और मैंने देखा है कि किसी से और काम लेना हो तो ये अपने पास में रखनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये काफ़ी मदद करेगी तुम्हारी। एक काम कर सकते हो, तुम इसको अपने पास रखो और इसको बाहर मत निकाली जब तक तुमको ना लगे कि इसकी ज़रूरत। ध्रुव ने बंदूक को देखते हुए सोचा, मैं क्या करूँ, स्टीवन ठीक बोल रहा है, इसको अपने पास रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये सफ़र बड़ा और ख़तरनाक हो सकता है इसलिए ये मेरे पास होनी चाहिए। फिर ध्रुव ने वो बंदूक उठाई और उसको देखने लगा। उसके बाद स्टीवन ने ध्रुव को वो बंदूक कैसे चलती है ये बताई और उसके बाद ध्रुव वहाँ से खड़ा हुआ और स्टीवन से कहा, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे काफ़ी कुछ पता करना है और मैंने सोच लिया है कि पहले मुझे कहाँ जाना है। स्टीवन ने कहा, अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम बच जाओ और फिर बाद में तुमको मेरा एक काम भी तो करना है। जब स्टीवन ने अपने काम की बात की तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई लेकिन ध्रुव स्टीवन को हैरानी की नज़रों से ही देख रहा था। इसके बाद ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया और वहां से बाहर चला गया। ध्रुव के जाने के बाद स्टीवन के आदमी ने कहा, आपने उसको वो बंदूक क्यों दी, आपको याद है ना कि आपने उससे ही पहला खून किया था और अब तक वो बंदूक जिसके पास गई है उसने किसी ना किसी को मारा ही है। स्टीवन ने उस आदमी को देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि वो बंदूक कितनी अच्छी है चलने में, उसको चलने का मजा ही कुछ और था, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि ये लड़का खुद को इस दलदल से बाहर निकालेगा या और इसके अंदर तक चला जाएगा। उस आदमी ने कहा, अगर ये कोई गुंडा बना तो हमको एक और स्टीवन देखने को मिलेगा। इस बात पर स्टीवन ने हंसते हुए कहा, नहीं, अगर ये इस काम में आया तो ये मुझसे भी कई गुना ऊपर जाएगा और इसको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। दूसरी ओर ध्रुव वहां से बाहर आने के बाद सोचने लगा कि क्या उसको कबीर की मदद लेनी चाहिए। फिर ध्रुव ने खुद से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने कबीर की मदद की तो अगर जाकर वो भी इन सब में फंस सकता है जबकि उसने कुछ किया भी नहीं है। फिर ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब जो भी करना है वो मुझे ही करना है, अब मेरे पास काफ़ी कुछ है पता करने को, सबसे पहले ऐसी जगह पर चलता हूँ यहाँ जल्दी काम हो जाए। कहाँ जाने वाला है ध्रुव? क्या ध्रुव कबीर और रानी की मदद लेगा? कैसे बचेगा ध्रुव इन सब मुसीबतों से? उद्धरण चिन्ह।